जो कितने लोगों ने ऑनलाइन जो मैं क्लास हुई थी वो देखी? ओके, मुश्किल से 4 हाथ हैं, बस 4 से 5। कोई देख लिया है मसूफिया जो भी आपकी चल रही है, तो थोड़ी सी मसूफिया से टाइम निकाल के कुछ टाइम हम ऑनलाइन देखें। आपका टाइम बहुत ही कीमती है, इस चीज़ का मुझे पता है। बल्कि मैं उधर टारगेट्स हम सेट करते हैं, देखें कितनी चीज़ें अचीव कर पाएंगे आज के सेशन में। सबसे पहले जो लास्ट सेशन हमने लिया था, लास्ट क्लास ली थी, उसमें देखा था कि एजेंट और एजेंट लूप किस तरह वर्क करता है और एजेंट लूप कितना इम्पोर्टेंट, किस तरह हैंड्स ऑफ वगैरह को एक दूसरे टास्क को कर रहा होता है। और एजेंट लूप यानी सिंपल आप इनपुट भेजते हो यानी सिस्टम प्रॉम्प्ट के साथ, और कोई भी जो करंट एजेंट होता है वो आपको रिस्पॉन्स करता है। रिस्पॉन्स करने में 3 कंडीशन थी। अगर करंट एजेंट रिक्वेस्ट भेजता है और आपका एलएलएम फाइनल आउटपुट की प्रॉपर्टी के साथ आउटपुट भेज दे तो आपका लूप क्या होता है दोस्तों? रुक जाता है, ब्रेक हो जाता है। दूसरी कंडीशन थी कि आप रिक्वेस्ट भेजते थे और वो एजेंट इस काबिल नहीं होता था कि उस काम को वो परफेक्ट करे, उसके पास एक और परफेक्ट एजेंट है जो कि उससे बेहतर काम कर सकता है। तो हमारा वाला एजेंट क्या करता था? उसको हैंड्स ऑफ करता था। हैंड्स ऑफ कुछ नहीं था, फंक्शन कॉलिंग तो प्रूफ कर दिया था हमने। तो वो हैंड्स ऑफ का फंक्शन कॉल करता है, और जब भी हैंड्स ऑफ का फंक्शन कॉल होता है, 2 चीज़ों की, करंट एजेंट चेंज हो जाता है और दूसरा क्या भेजा जाता है करंट एजेंट को? इनपुट लिस्ट। तो जो भी प्रीवियस इनपुट है जो एलएलएम 1 ने एजेंट 1 ने काम कर लिया, उसकी पूरी लिस्ट एजेंट जो सेकंड एजेंट होगा जिसको हैंड्स ऑफ किया जाएगा वो, यानी तो एजेंट चेंज होगा जो आपका लूप चल रहा है, एजेंट लूप के अंदर करंट एजेंट चेंज हो जाता है। असल जो काम कर रहा था वो करंट एजेंट कर रहा होता है। तो करंट एजेंट जो था, पहले हमारे पास क्या था? ट्रेज एजेंट। तो ट्रेज एजेंट के पास टास्क है, अगर फाइनल आउटपुट उसने दे दिया तो वहां पे रुकी। ट्रेज एजेंट ने कहा कि इस काम को करने के लिए मेरे पास एक बेहतर एजेंट मौजूद है, तो वो हैंड्स ऑफ कॉल करता है। और हैंड्स ऑफ जब भी कॉल होता है, इसका मतलब है सारे के सारे इख्तियारात जो है वो हैंड्स ऑफ एजेंट को दिए जाते हैं। तो हम हैंड्स ऑफ कॉल करते थे। आप हैंड्स ऑफ में क्या होता है कि जो आपका एजेंट लूप चल रहा होता है उसमें करंट एजेंट रिप्लेस हो जाता है, चेंज हो जाता है, और करंट एजेंट को हम प्रीवियस जो भी इनपुट की डिटेल है, कॉन्टेक्स्ट है, वो देते हैं। एजेंट लूप उसके ऊपर काम करना शुरू करता है। हैंड्स ऑफ की खासियत ये है कि हैंड्स ऑफ जब आपने कर दिया तो अब फाइनल आंसर जो है वो हैंड्स ऑफ एजेंट करता है। ठीक है, तो हमें हैंड्स ऑफ के डिजाइन पैटर्न का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि जिसके हवाले काम कर दिया जाए आप वही काम करें। तीसरी कंडीशन इसके अंदर थी कि आप टूल कॉल करते थे। आपने करंट एजेंट से रिक्वेस्ट भेजी एलएलएम को, और एलएलएम कहता है कि आपके पास जो टूल्स का स्कीमा है उसमें से कौन सा फंक्शन आपको कॉल करना है, उस फंक्शन का नाम क्या है, उस फंक्शन में कौन से पैरामीटर डालेंगे, और वो फंक्शन आपका एजेंट लूप चलाता था, और उसका जो आंसर आता था वो कौन सी टाइप के साथ भेजता था? आपकी कन्वर्सेशन में प्रिंट करके मैसेज का टाइप थी ना, तो हमारे पास एक सिस्टम मैसेज होता है, एक यूजर मैसेज होता है, एक असिस्टेंट मैसेज होता है जो एआई रिस्पॉन्स करती है। एक और कौन सा मैसेज होता है? टूल मैसेज। मैसेज का टाइप है ना, तो आप टूल मैसेज जब आप टूल को चला देते हैं, उसका जो आंसर आता है उस आंसर को दोबारा से एलएलएम को भेजा जाता है। और हमने देखा था कि लास्ट ईयर जब हम टूल कॉलिंग आप लोगों को करवाते थे तो टूल कॉलिंग कितना कॉम्प्लेक्स टास्क है।
पहले स्कीमा भेजो, वो बताएगा कौन सा फंक्शन कॉल करना है, उस लिस्ट को निकालो, तब आप फंक्शन चलाओ, चलाने के बाद जो आंसर है उसको कन्वर्सेशन आपकी जो लिस्ट है उसमें अपेंड करो और फिर दोबारा से एलएलएम को आंसर सेकंड रो में भेजो और फिर फाइनल आपको आउटपुट मिलता था। तो ये कॉम्प्लेक्स वाले टास्क जो है वो टूल कॉलिंग के अंदर परफॉर्म होते हैं। ठीक है, रिपीट करवाने का मतलब ये था कि यार चीज़ें आपको याद है, हमें कंसीडर कर रहा था कि आपको याद होना चाहिए, एक चीज़ आप लोग रिपीट कर रहे होते हैं, लेकिन याद तो है लेकिन बोलते हैं क्योंकि बोलते हैं मुझे नहीं पता। नाश्ता करके आए ना सर? नहीं, तो फिर यही वजह होगी और तो दूसरी वजह नजर नहीं आती। सारे जीनियस माइंड बैठे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, सबको यूनिफॉर्म भी बनाना है। जब इस लेवल के लोग यहाँ बैठे हैं तो मतलब है मैं नाश्ता ही नहीं किया, बाकी तो कोई मसला ही नहीं। अच्छा, तो हमें ये चीज़ पता चल गई कि एजेंट और एजेंट लूप कितना इम्पोर्टेंट था। फिर हमने टूल कॉलिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया। टूल कॉलिंग कितनी आसान थी कि आप कोई भी फंक्शन बनाएं और फंक्शन बनाने के बाद आपने फंक्शन बनाया, उस फंक्शन का स्कीमा लिखना पड़ता था। और पहले स्कीमा लिखना कितना मुश्किल था, फंक्शन, फंक्शन की टाइप, फंक्शन का नाम, फंक्शन की डिस्क्रिप्शन, फंक्शन के पैरामीटर, फंक्शन की पैरामीटर की टाइप, कौन से पैरामीटर रिक्वायर्ड हैं और कौन से पैरामीटर रिक्वायर्ड नहीं है, ऑप्शनल्स हैं, वो सारी की सारी डिटेल आपको बताना पड़ती थी किसमें, फंक्शन के या टूल के स्कीमा में। लेकिन वो क्या था, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। तो ओपन एआई एजेंट एसडीके ने हमें क्या दिया, जिसकी बदौलत स्कीमा लिखना अब मुश्किल ही नहीं रहा। कौन सा डेकोरेटर दिया है, फंक्शन टूल। तो आप फंक्शन टूल का डेकोरेटर कॉल करते हो, यानी डेकोरेटर फंक्शन कॉल करते हो और उसको किसी भी फंक्शन के ऊपर अगर आप लगा दें तो क्या करता है, वो खुद ब खुद उसका स्कीमा लिख देता है। अच्छा, एक और चीज है, हम फास्ट एपीआई अक्सर करेंगे। नो सर, नहीं, अच्छा मुझे पता होना चाहिए था कि मैं उसके हिसाब से यूज करूँ। ओके, फास्ट एपीआई जो कि एपीआई लिखने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं और एपीआई से रिलेवेंट जितने काम होते हैं उसकी डॉक्यूमेंटेशन करना, उसका मॉक सर्वर, उसकी टेस्टिंग, उसकी वैलिडेशन और इसके अलावा उसके जो भी एंड पॉइंट्स की डिटेल्स वगैरह हैं, उसके अंदर ऑथेंटिकेशंस वगैरह अप्लाई करना, रेयर डॉकर्स, सारी जो कॉम्प्लेक्स टास्क, स्ट्रिंग वाला काम करवाना, वेब बुक लिखना, फास्ट एपीआई ने वो सारे कॉम्प्लेक्स टास्क को सिंपल सिंपल फंक्शंस में दिया है। तो फास्ट एपीआई आपका इस वक्त तक की एपीआई लिखने का सबसे फास्टर वे, सबसे एफिशिएंट वे है जिसके जरिए आप कोई भी एपीआई यानी बैकएंड लिख सकते हैं। अच्छा, बहुत आसान, अगर आप में से किसी ने फ्लास्क जो कि पाइथन का फ्रेमवर्क है वेबसाइट बनाने की, डी जैंगो लेकिन प्रोनाउंस करते हैं जैंगो, डी जैंगो लिखते हैं लेकिन प्रोनाउंसिएशन क्या है, डी साइलेंस है। तो जैंगो जो है ये दो फ्रेमवर्क है वेब डेवलपमेंट के पाइथन के। अच्छा, बहुत कॉम्प्लेक्स है, आप लोगों को टाइपस्क्रिप्ट वगैरह डिटेल वाली काफी लोगों को चीजें आती हैं, तो आपके लिए तो मुश्किल नहीं है। आप डिजेंगो या जैंगो के ऊपर या फ्लास्क के ऊपर कोई माइग्रेट हो सकते हैं, लेकिन इतना आसान नहीं है। वो कंप्लीट फ्रेमवर्क की वेबसाइट बनाते हैं, जबकि फास्ट एपीआई जो है वो एपीआई बनाने से रिलेटेड जितनी कॉम्प्लेक्स टास्क है सबको ऑप्टिमाइज करके एफिशिएंट वे बना दिया गया है। तो हमें कंप्लीट वेबसाइट नहीं बनानी, हमें सिर्फ बैकएंड बनाना है और बैकएंड बनाने के लिए परफेक्ट टूल जो पाइथन का है वो फास्ट एपीआई। अच्छा, फास्ट एपीआई हम क्यों एडॉप्ट कर रहे हैं उसकी बुनियादी वजह। देखिए, फास्ट एपीआई जब हम लिखते हैं ओपन एपीआई, मतलब ओपन एआई कर देते हैं, एक और स्टैंडर्ड है जिसका नाम क्या है, ओपन एपीआई, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस।
ये आपके पास एक स्टैंडर्ड लाइक मेथड है जिसके जरिए आपकी जितनी भी एपीआईज में हम उसका स्कीमा लिखते हैं। क्या लिखते हैं? स्कीमा, जो कि जैसन फॉर्मेट। तो हम क्या करते हैं, ओपन एपीआई स्टैंडर्ड के ऊपर जो एग्जिस्टिंग सिस्टम बने हुए हैं, जैसे कि किसी बैंक की एपीआई, किसी भी वेबसाइट की एपीआई, ई कॉमर्स की एपीआई जो कि पहले से बनी, अब मैं चाह रहा हूं इन एपीआईज को हम अपने एजेंट के साथ कनेक्ट करें। अभी तो ये होता है ना कि हम खुद कॉल करते हैं। अच्छा, बैकएंड फ्रंट एंड से कितने लोग फैमिलियर हैं एपीआई वगैरह से? ऑलमोस्ट बुला लेंगे 25-30%। ठीक है। देखिए, पहले की दुनिया में जब हम काम करते थे तो हमारे पास एवरीथिंग इज एन एपीआई। हर चीज एपीआई के ऊपर डिपेंड करती थी। आज से 1 साल पहले तक या 2 साल पहले हम किसी भी काम के लिए जब कोई भी चीज बनाते थे, पहले पूरे सॉफ्टवेयर बनते थे और वो हम बेचा करते थे। फिर एक वक्त आया कि एपीआई बना के बेचो। आप देखें ना, ओपन एआई की जो एपीआई आपको देती है, गूगल जेमिनी एपीआई देती है, आपके पास जितने भी क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं वो क्या देते हैं आपको? एचटीटीपी की मदद से एपीआई देते हैं। तो मींस बैकएंड के ऊपर क्या होती है? एपीआई होती है। आप अपने क्लाइंट से रिक्वेस्ट भेजना, प्रोसेस करते हैं, रिस्पांस आपको मिल जाता है। तो हर चीज क्या थी? एपीआई। और आज के दौर में हम कह रहे हैं एवरीथिंग इज एन एजेंट। ठीक है, तो उसी के ऊपर हम एजेंट लेते हैं। तो एपीआई बड़ी स्टैंडर्ड थी और हमें एपीआई को कनेक्ट करना है। असल तो एलएलएम के साथ कनेक्ट करना है ना। एलएलएम 4 चीजें सपोर्ट करता है। हम 4 चीजें उसको इनपुट दे सकते हैं, सिस्टम प्रॉम्प्ट, यूजर प्रॉम्प्ट, और क्या था आपके पास दोस्तों? टूल स्कीमा और टूल का मैसेज, यानी कि टूल मैसेज। 4 चीजें। तो ये 4 चीजों के अलावा कुछ और तो आप उसको इनपुट दे ही नहीं सकते। तो इस वजह से अगर एपीआई की कनेक्टिविटी हमें करनी है तो मुझे बताया कि उसका स्कीमा लिख के मैं कौन सी वाली टाइप में उसको भेजूंगा। एलएलएम को हमने 4 चीज उसको भेज सकते हैं। तो अगर मैं स्कीमा लिखता हूं एपीआई का, तो किस पे लिखूंगा दोस्तों? वो किस में भेजूंगा? कौन सी टाइप में भेजूंगा एलएलएम? टूल स्कीमा। ठीक है, तो टूल स्कीमा की कैटेगरी के अंदर हम क्या करते हैं? ओपन एपीआई का जो स्टैंडर्ड स्कीमा होता है वो भेजते हैं। सबसे अच्छी खासियत ये है दोस्तों, ओपन एपीआई का जो स्कीमा होता है, फास्ट एपीआई खुद ब खुद लिख के दे देती है। कौन? फास्ट एपीआई खुद ब खुद लिख के दे देती है। अच्छा, मैं इसको अगर आपको विजुअलाइज कर रहा हूँ, जरा कस्टम जीपीटी हम एक क्रिएट करते हैं। तो हम आते हैं चैट जीपीटी के ऊपर और जीपीटी बिल्कुल एक्सप्लोर जीपीटी का पेड वाले में फ्री वाले में पता नहीं आता नहीं आता, मुझे नहीं पता, पहले तो नहीं आता था। जीपीटी बनी बनाई यूज करने के लिए आ जाएंगी, लेकिन बनाने वाला ऑप्शन आप में नहीं आता, मुझे नहीं पता। ये पेड वाला है। अच्छा, एक्सप्लोर जीपीटी नहीं हो रहा। अपनी प्रोफाइल पे क्लिक करें, वहां से माय जीपीटी आएगी साइट। देखें यहाँ पे मैंने लिखा क्रिएट अ जीपीटी, और कोई भी दुनिया का जो एलएलएम या आपकी एपीआईज बनी हुई उनकी इंटीग्रेशन अगर आप अपनी एपीआईज की क्या लिखते हैं? ओपन एपीआई स्कीमा। तो अगर आप ओपन एपीआई स्कीमा लिख के अपनी जो भी बेस्ट कार्ड वगैरह है इसको दे देंगे, तो आप इसको कहें कि मुझे लॉगिन करवा दें, साइन इन करवा दें, कितनी यानी आपके प्रोडक्ट को परचेज कर दें, सेल कर दें, जो भी आपकी क्वेरीज हैं एनएलपी पे दें और ये बैकएंड के फंक्शन कॉल करें। अब सवाल ये है कि ओपन एपीआई स्कीमा होता कैसे? तो थोड़ा हम नीचे आते हैं, कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आके मैं, और यहाँ पे एक्शन सबसे लास्ट में होगा, यहाँ पे जी एक्शन, क्रिएट एक्शन।
और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक एग्जाम्पल, या तो आपके पास जब हम फास्ट एपीआई लिखते हैं ना, तो फास्ट एपीआई का एक यूआरएल होता है, उस यूआरएल से वो उठा लेते हैं, तो हम इंपोर्ट यूआरएल कर लेंगे, अभी देखिए वो यूआरएल कैसे जनरेट होगा। या फिर हमारे पास एग्जाम्पल लिखी वेदर वाली ले लें जी, क्लिक देखिए ये आगे स्कीमा, ये है ओपन एपीआई स्कीमा, जिसके अंदर जो भी वेबसाइट है, मतलब कौन सी वेबसाइट है, http://weather.com या weather.example.com, इसको जरा जाके चेक करिएगा नेट ऐप पर। ठीक, अच्छा डायरेक्ट एक्सेस नहीं हो रही या नेट की जो है, अच्छा एक्सेस नहीं हो रही ना, उसको टॉपिक वगैरह देना पड़ेगा। अच्छा पहली चीज ये हो गई, फिर क्या है स्कीमा के बाद वहीं पे यहाँ पे टॉपिक वगैरह है चीजें लिखी, देखिए यहाँ पे पहला है लोकेशन, लोकेशन के अंदर आप नेम और नेम पास करते हैं, और ये क्या करती है लोकेशन के अगेंस्ट आपको क्या रिटर्न करेगा वो बता देगा, ठीक है, उसका करंट वेदर बता देगा। तो आपने सिर्फ लोकेशन बतानी है, उसके अगेंस्ट क्या करेगा आपको, तो एपीआई को कॉल करने का तरीका, मेथड कौन सा इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे, मेथड डिफाइन किया हुआ है, गेट किया हुआ है, गेट मेथड लास्ट लाइन में, ठीक है, गेट कॉल, तो गेट मेथड के जरिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। अच्छा तो लोकेशन के अंदर अगर हम भेजें, ओके, तो ये आपके पास क्या होता है, आपके पास स्कीमा। अब सबसे इम्पोर्टेंट फास्ट एपीआई का जस्ट हेलो वर्ल्ड करके दिखाएगा, एक वीएस कोड के ऊपर हम फास्ट एपीआई का हेलो वर्ल्ड लिखते हैं, कर्सर मौजूद है उसी से हम लिखवा देंगे हेलो वर्ल्ड। जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ जिसका मेन पर्पस आपको पता होगा, ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्या किया, कोड के ऊपर हम खोल लेते हैं इसको, जो आपको बेहतर है। अच्छा यूवी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, यूवी जो है आपके पास फास्ट एपीआई में इंटीग्रेशन का उन्होंने एक टेम्पलेट दिया है, उसकी कमांड मैं देख रहा हूँ यहाँ से, वो कमांड मैं चलाऊंगा, ये पूरा फास्ट एपीआई का एक बॉयलरप्लेट विद डमी एपीआई हमें दे देगा, तो हम उसी को चला के देख लेंगे, थोड़ा सा कोड भी ओवरव्यू कर लेंगे। तो मैं वो कमांड सर्च कर देता हूँ, यूवी फास्ट एपीआई, छोटी सी कमांड है कुछ, तो यूवी के अंदर फास्ट एपीआई का प्रोजेक्ट आप बना सकते हैं बड़े ही आराम से। उसकी कमांड हमारे पास ये आ गई, यूवी init --- और यूवी ऐड एक्स्ट्रा स्टैंडर्ड फास्ट एपीआई। तो ये वाली कमांड हम चला के देखते हैं, पहले वाली चलाते हैं यूवी init --- उसके बाद अगली कमांड चलाते हैं। स्पेलिंग मिस्टेक हो गई लेकिन खैर कोई बात नहीं। तो हमारा फास्ट एपीआई का प्रोजेक्ट इनिशियलाइज हो गया, जिसके अंदर मेन का फोल्डर है, टॉमल की फाइल है, रीडमी है और पाइथन का वर्जन है। अगली कमांड कौन सी है, अगली कमांड ये वाली है, इसको कॉपी करते हैं। तो ये फास्ट एपीआई को इंस्टॉल करने के लिए हम जो है ये वाली कमांड चला रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि भाई जब आप ये कमांड चलाएंगे तो आपका प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो जाएगा, देखते हैं। यूवी ऐड फास्ट एपीआई, यहाँ पे इंस्टॉलेशन तो हमारी हो जाएगी, लेकिन देखने वाली चीज़ ये है कि हमारे पास फास्ट एपीआई की कॉन्फ़िगरेशन हुई नहीं हुई, कोई बात नहीं, यहाँ डॉक्यूमेंट में देख लेते हैं। This creates a project layout, project.table, then add dependency. You should have the following: UV run fast API. तो यहाँ पे इन्होंने कमांड नहीं दी थी, लेकिन इनकी यहाँ पे रिपोजिटरी होगी जिससे हम जो है वो क्लोन करके फास्ट API का प्रोजेक्ट देख सकते हैं। तो ये रही UV फास्ट API एग्जाम्पल,
इस पे चलते हैं। ये इन्होंने टेम्पलेट दिया हुआ है जिसके ऊपर आप फास्ट यूपीआई की एपीआईज बना सकते हैं। सिंपल सी डेमो एपीआईज भी इन्होंने दी हुई है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, इसको क्लोज करने का क्या तरीका है, कोड पे गए, ये मेरा यूआरएल आ रहा है, इसको मैंने कॉपी किया। उसके बाद आता हूँ अपने कोड के अंदर, ये सारी चीज़ें हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। सीएमडी कैसे क्लोन करते हैं रिपोजिटरी को, गेट क्लोन, जो हमने यूआरएल कॉपी किया है पेस्ट कर देते हैं, एंटर। तो देखते हैं हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ गई। एक यूवी फास्ट एपीआई का एक फोल्डर आ गया, इसके अंदर चलते हैं और यहाँ पर आके जो है हम सीएमडी करते हैं। सबसे पहली चीज़ क्या करनी होगी, पहले इसको कर्सर पे खोल लेते हैं, ये स्कोप पे या कर्सर पे खोल लेते हैं, फिर देखते हैं हमारे पास कौन कौन सी फाइलें आ गई हैं। तो ये कहाँ से उठाया मैंने, ये बॉयलर प्लेट इन्होंने दिया हुआ है एक सैंपल कोड के साथ, यूवी के साथ इन्होंने फास्ट एपीआई की अच्छी इंटीग्रेशन दी है। तो इसके अंदर अगर आप नोट करें तो हमारे पास ये कौन सी फाइल है, डॉकर फाइल है। तो मतलब इन्होंने ऐसा एक बॉयलर प्लेट बनाया है जिसको आप कंटेनराइज करके डिप्लॉय भी बड़े आराम से कर सकते हैं। तो फास्ट एपीआई के डिप्लॉयमेंट में भी आपको मसला नहीं होगा, इन्होंने ऐसा टेम्पलेट आपको बना के दिया। उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास काम की चीज़ क्या है, ऐप का फोल्डर एक बनाया हुआ है। ऐप के फोल्डर के अंदर अगर आप देखें तो डिफरेंट चीज़ें हैं, राउटर्स हो गया, इंटरनल हो गया। इंटरनल के अंदर क्या है, admin.py की एक फाइल है जो कि कुछ नहीं कर रहा है, एक एपीआई बना के दे रहा है अपडेट एडमिन की। तो इसको भी अभी देखते हैं, पहले एक काम करते हैं, इस प्रोजेक्ट को चला लेते हैं, फिर कोड को भी हम रिव्यू कर लेंगे। तो चलाने के लिए क्या कमांड दी थी उन्होंने शायद यहाँ पे लिखी भी है, नीचे आता है नहीं यहाँ नहीं लिखी, जो अभी हमने डॉक्यूमेंट खोला हुआ था ना उसमें लिखी गई। तो ये वाला इस तरह का हमारा प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर है, ऐप का फोल्डर है, डिपेंडेंसीज का फोल्डर है, राउटर्स का फोल्डर है और इंटरनल आपके पास फोल्डर है। ये वाली कमांड हमें चलाने की जरूरत नहीं है क्योंकि यूवी का प्रोजेक्ट हमारे पास बना हुआ है। जो हमारे पैकेजेस हैं क्या उन्हें इंस्टॉल करने की जरूरत है मुझे? जी सर। जो हमारे पैकेजेस हैं हमने रिपॉजिटरी क्लोन करनी है, तो रिपॉजिटरी क्लोन करने के साथ क्या मेरे पैकेजेस भी क्लोन हो जाएंगे? नो सर। नहीं होंगे, पैकेजेस को मुझे इंस्टॉल करना होगा। क्या कमांड चलाऊं जिससे जो है मेरे इस प्रोजेक्ट के अंदर जो पैकेजेस हैं जो मुझे चाहिए वो खुद ही इंस्टॉल हो जाए? जी क्या कमांड चलाऊं? यूवी ऐड, ये सारे पैकेजेस इंस्टॉल करते हैं। यूवी इंस्टॉल, ये कमांड चला के देखते हैं, नहीं यूवी पिप इंस्टॉल, फिर उसके साथ शायद हमें वो भी देना होगा रिक्वायरमेंट की फाइल। हाँ देनी होगी। तो इसके अंदर मेरे ख्याल में कोई डायरेक्ट तरीका नहीं है टॉगल से डायरेक्ट उठाने का। अगर जब हम इन्वॉल्वमेंट एक्टिव करते हैं तो टॉगल में जितनी चीज़ होती है वो इंस्टॉल हो जाती है। तो VEN वर्चुअल इन्वॉल्वमेंट। ओके, तो ये हमने एक्टिवेट कर लेते हैं, एक्टिवेट विंडोज में अगर करना है तो ये हमारे पास फोल्डर का स्ट्रक्चर है, इसको पेस्ट करते हैं, एंटर दबाते हैं, तो हमारे पास एनवायरनमेंट एक्टिवेट हो गया है। अब हम जैसे ही जो प्रोजेक्ट बना होता है उसको जब रन करते हैं तो जो भी उसकी टॉगल फाइल के अंदर डिपेंडेंसीज होती है वो खुद आपके वर्चुअल एनवायरनमेंट में इंस्टॉलेशन हो जाएगी। तो यूवी रन फास्ट एपीआई डैम है, यूवी रन फास्ट एपीआई डैम है, बाकी देखते हैं। ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट और आपका प्रोजेक्ट नहीं चल जाए। बिल्कुल हमारा जो प्रोजेक्ट है वो चलना स्टार्ट हो गया है। आप देख सकते हैं मेरा टर्मिनल यहाँ पे लॉक हो गया है, जिसका मतलब ये है कि अब यहाँ पे मैं कुछ और काम नहीं कर सकता, ये मेरा सर्वर इसने चला दिया। तो उसको ब्राउजर में कैसे खोलूं? एक तो इन्होंने यहीं पे यूआरएल दिया हुआ है, आप
ये URL कॉपी करके खोल सकते हैं, या तो फिर आप ब्राउज़र में जाके लोकल होस्ट 8000 की लिखेंगे तब भी खुल जाएगा। तो जो इन्होंने URL दिए हैं उसको खोल के देख लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे क्या चीज़ आ रही है, फील्ड रिक्वायर्ड, ये मेरे ख्याल में API को चलाने की कोशिश कर रही है। ये एक API कॉल हो गई हमारी, लेकिन ये एरर आ रहा है तो उसको भी देख लेंगे। लेकिन फिलहाल मैं क्या करता हूँ, मैंने API का URL डाला /docs। तो जितनी भी हमारी डमी API थी उन सब से रिलेटेड इसने क्या करा, फास्ट API ने डॉक्यूमेंटेशन ही बना दी है। जिसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ आपने क्या करना है, API से रिलेटेड कोड लिखना है। आपका फास्ट API जब आप चलाएंगे तो क्या करता है, हर API की डॉक्यूमेंटेशन खुद ही बना लेता है। क्या डॉक्यूमेंटेशन बनाई, जैसे यूजर्स की हमने एक API बनाई है, यूजर्स की API क्या करेगी, यकीनन जब भी मैं इसे कॉल करूंगा तो यूजर्स से रिलेटेड डेटा मुझे रिटर्न करेगी। इसी तरह से वेदर की API अभी हमने देखी थी, डमी API, हम अपनी भी बना सकते हैं। तो उसका URL होगा /weather get weather, इस तरह से आप URL रख सकते हैं। उस API को कॉल करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, क्या चीज चाहिए, एक इन्होंने कहा है टोकन, ये हमने सेट किया है, ये डमी उसके अंदर इन्होंने सेट करके दिया कि भाई API अगर कॉल करनी है तो हम तो नहीं चाहते कि भाई हमारी यूजर्स की API पब्लिक हो, वरना तो हर कोई हमारे यूजर्स को देख ले। तो हमने क्या रखा है, उस API को प्राइवेट करने के लिए हमने कहा है कि भाई कोई किसी को भी अगर API यूज करनी है तो उसे क्या देना होगा, एक टोकन देना होगा। अगर टोकन नहीं देगा तो अभी हमने एक एरर देना होगा, उसी तरह का एरर आएगा। तो फास्ट API के अंदर ये जो टोकन वाली चीजें भी बड़ी सिंपल तरीके से हुई भी। उसके अलावा मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इस API से रिलेटेड और डिटेल्स भी देख सकता हूँ कि अगर मेरा सक्सेसफुल रिस्पांस आता है तो किस तरह का रिस्पांस आएगा, स्ट्रिंग की फॉर्म में आएगा। अगर कोई एरर आता है, टू का एरर आता है तो वैलिडेशन एरर है। तो यहाँ पे भी एरर इसी तरह का भी हमारे पास कोई एरर आया था। तो ये हमारे पास सारी चीजें जो हैं वो डॉक्यूमेंट के तौर पे ये खुद ही बना के दे रहा है, हमने कोई एक्स्ट्रा काम नहीं किया, हमने सिर्फ API बना दी। अच्छा, टेंशन नहीं लीजिएगा, इतना बड़ा प्रोजेक्ट हमने चलाया, लेकिन आगे जाके हम स्क्रैच से, जैसे कि पहले एक फाइल बनाए, उसमें तो कोड लिखें, इंपोर्ट करना, तो सारी चीज़ें हम डिटेल से करेंगे, लेकिन जस्ट एक बड़ा नया प्रोजेक्ट। अच्छा, पर्पस ये है कि जब मैंने यहाँ पे कोड चलाया है, अब बैकएंड में सबसे टॉप के ऊपर आए जो हमारे काम की चीज़, ठीक है, ये पहले भी बनती थी, स्वेगर से ये मॉक सर्वर बनता था, बेतहाशा काम, जितने भी काम नहीं मुख्तलिफ टूल से पहले भी होते थे, लेकिन कॉम्प्लेक्स तरीके से। फास्ट API ने उसको एफिशिएंट कर दिया। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि टॉप के ऊपर जो आपका फास्ट API लिखा है तो उसके फौरन नीचे ओपन API.json लिखा हो, और ये क्लिक होता है, इसमें जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास JSON फॉर्मेट के अंदर वही चीज़ आ गई दोस्तों। क्या है JSON फॉर्मेट में? ओपन API स्कीमा, यानी मतलब ये है कि कोई भी API जो किसी भी सिस्टम की पहले से बनी हुई है, आपको अपने एजेंट के साथ मुंसलिक करनी है, तो उसका ओपन API स्कीमा जो है वो हमारे काम। तो अगर ओपन API स्कीमा यहाँ पे पास कर दें तो खुद ब खुद उसकी कनेक्टिविटीज वगैरह खुद कर दें। जो भी हमने देखा ना, चैट GPT के साथ, कस्टम GPT के साथ कनेक्ट करना, एक बार अपने एजेंट के साथ कनेक्ट करना, तो ओपन API स्कीमा जो है वो मैटर करता है। इसके जरिए आप कोई भी एग्जिस्टिंग सिस्टम, चाहे वो UPL का हो, HPL का हो, या कोई भी जिनकी APIs बनी हुई हैं, उन APIs को कन्वर्ट कर देंगे हम इसमें ओपन API स्कीमा में। तो या तो ये खुद लिखो बड़ी मेहनत करके, या कोई भी ऐसा टूल इस्तेमाल करें जो कि आपकी बनी बनाए APIs का क्या लिखते स्कीमा। फास्ट API सेलेक्ट करने का सबसे बुनियादी वजह ये है कि ओपन API स्कीमा हमें लिख के देता है ऑटो। आपने API बनाई, उस API का स्कीमा जो है ये हमें लिख के दे देता है इस वजह से। और स्कीमा जब मेरे पास आ गया तो वहाँ पे हम टूल स्कीमा के टूल पे इसको इस्तेमाल करेंगे।
ठीक है। तो बस ये पर्पस मैं आपको बताना चाह रहा था कि फास्ट एपीआई भी हमने जो सिलेक्ट की हुई है डाका के अंदर, तो डाका के अंदर आपने देखा था फास्ट एपीआई भी शामिल है। तो फास्ट एपीआई की सबसे बुनियादी वजह कि जितनी भी हम एपीआईज बनाएंगे, फंक्शनैलिटी बनाएंगे, उसको एलएलएम को तो भेजना है आखिर के अंदर। तो एलएलएम जो उसको समझेगा वो इस डॉक्यूमेंटेशन से समझेगा, ओपन एपीआई स्टैंडर्ड के ऊपर समझेगा। ठीक है, तो ये चीज हमें पता चल गई। अच्छा, अब बहुत सारी एपीआई हम खुद भी बना सकते हैं। एक जरा स्केच से हम एक कोड लिखते हैं, तो वहीं पे आके man.py की फाइल बनाएं ताकि कम से कम कोड हो। तो हम आते हैं man2.py करने, फ्रॉम फास्ट एपीआई इंपोर्ट, खुद इसने कर लिया, परफेक्ट, क्या बात है, सारा काम हो गया। देखिए कितना सपोर्ट है। तो हमने सिर्फ एक पेज का एक यूआरएल का क्या लिखा है, फास्ट एपीआई का सर्वर। ठीक है, आपने फास्ट एपीआई का एक ऑब्जेक्ट बनाया, एसिंक्रोनस फंक्शन आपने कॉल किया, उसके ऊपर कौन सा डेकोरेटर लगा दिया, एट, और डॉट गेट का मेथड ये बताता है कि आप इस यूआरएल को या इस फंक्शन को जब कॉल करोगे, जब गेट मेथड से आप रूट फोल्डर पे, अपनी रूट वेबसाइट पे, ठीक है। इसी तरह आप एक और इसी की कॉपी करके हमने कहा गेट आइटम स्लैश आईडी, ये भी बना दो। तो दो मेथड बनते हैं, इसमें 10 मेथड बना लो। तो दो यूआरएल हमारे पास मौजूद है, एक डायनामिक है जिसमें हम आइटम की आईडी देते हैं, और दूसरा क्या है दोस्तों, दूसरा आपके पास गेट वाला। अच्छा, अब इसको चलाना है, तो इसको चलाने के लिए क्या होगा दोस्तों, इफ मैन, इफ क्या होता है, इफ अंडरस्कोर नेम, ये मैन, ठीक है, खुद आएगा यूनिकॉर्न, क्या बात है, सब तो खुद लिखते हैं, ठीक है। ये कर्सर का पार्ट कंट्रोल एस किया, और जो एग्जिस्टिंग सर्वर चल रहा है उसको कंट्रोल सी से जाके पहले रोकते हैं, ठीक है। तो जो एग्जिस्टिंग सर्वर चल रहा है कंट्रोल सी प्रेस किया, कैंसिल, और यूवी रन, और फास्ट एपीआई, ये फाइल का नाम है, फाइल का नाम पास करते हैं, यूवी रन, फाइल का नाम है man2.py। वैसे तो चल जाना चाहिए, अच्छा ठीक है, उस तरह कर, वैसे खुद चला देगी टैब के अंदर, ठीक है, डन, सही, बेस्ट, चल गया सर। अच्छा, अब इस यूआरएल पे या पहले यूआरएल आपको खुला हुआ, उसको रिफ्रेश कर दें, इस पे क्लिक कर दें, जो आपको बेहतर लगे, तो 0 करना पड़ेगा 127 इसमें फर्स्ट डिजिट, क्योंकि हमें वहाँ पे सर्वर का यूआरएल चेंज करना है। कंट्रोल क्लिक कर लेंगे, क्या होगा, ओके, ये देखें, जूम करें, स्लैश डॉक्स कर ताकि हमें नजर आए। हमने दो यूआरएल सेट किए थे, दोनों यूआरएल अलग कितनी आसानी से। तो हमने बहुत शॉर्ट कोड जो है वो फास्ट एपीआई में देखा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ओपनएआई स्पेसिफिकेशन जो चेक करें, ये इसने खुद ब खुद लिख दी, जूम करके देखें। अच्छा, अब आपने जो भी हेडिंग्स डालनी है, टाइटल डालना है, सर्वर के यूआरएल्स डालने हैं, वो सारी चीजें वहाँ पे हम बताते जाएंगे और ये खुद ब खुद करता जाएगा। तो आपके लिए एपीआईज बनाना अब क्या हो गया, बहुत आसान, ठीक है, यकीन जानिए बहुत आसान है, वरना एपीआईज बनाना इतना आसान नहीं होता। और इसके अंदर बेतहाशा चीजें होती हैं, स्ट्रीमिंग, वेब होप्स, बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, नए बिगनर्स को सिखाना बड़ा मुश्किल है, और यहाँ पर वो सारी चीज़ें सिर्फ एक डेकोरेटर हम लगाएंगे तो उससे परफॉर्म हो जाएगी। तो फास्ट एपीआई स्पेसिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ओपन एपीआई स्पेसिफिकेशन, तो ये जो यूआरएल होता है, इससे भी हम चीज़ों को, स्कीमा को इंपोर्ट करके अपने एलएल से कनेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए, हमें चीज़ें कुछ पता चली, हम अपने एग्जाम्पल फंक्शन अगर बनाएं और उसको ओपनएआई एजेंट एसडीके के साथ कनेक्ट करना है, तो उसका स्कीमा लिखना पड़ता है, एट फंक्शन टूल के जरिए वो डेकोरेटर आपको लिख के देगा, स्कीमा खुद ब खुद आएगा। फिर थोड़ा एडवांस चलते, हमारे पास किसी की वेबसाइट पहले से बनी हुई है, उन्होंने एपीआई लिखी,
वो कहते हैं कि यार मेरे सिस्टम को एलएलएम के साथ, एआई के साथ, एजेंट के साथ कनेक्ट कर सकते हो? हम बोलेंगे यस, बिल्कुल कर सकते हो। आपकी जो एग्जिस्टिंग एपीआईज हैं उनका ओपन एपीआई स्कीमा हमें लिखना पड़ेगा। तो या तो उनकी जो भी फास्ट एपीआई पे अगर लिखा तो हम बहुत लिख दें, लेकिन अगर नहीं लिखा तो उस स्टैंडर्ड पे आपने लिखना पड़ेगा और कोई हल नहीं। ठीक है, तो उस स्कीमा को आप लिखते हैं, उससे भी काम हो जाएगा, या किसी भी टूल से लिखवा लें, वेदांश ऑनलाइन टूल्स मौजूद हैं। अच्छा, तो हमारे पास ओपन एपीआई स्कीमा आ गया। इसका मतलब है कि मैं किसी भी एग्जिस्टिंग सिस्टम को कनेक्ट कर सकता हूं एजेंट के साथ, एलएलएम के साथ, ठीक है, जनरेटिव एआई के साथ। तो कनेक्टिविटी करने के लिए हमें ओपन एपीआई स्कीमा, तो दो चीजें हमें कनेक्ट करना है, अपने कस्टम फंक्शन, ज़ाती फंक्शन, दूसरा जो पहले से बने बनाए आपकी एपीआईज हैं उनको भी मैं इंटीग्रेट कर सकता हूं, कनेक्ट कर सकता हूं विद द हेल्प ऑफ ओपन एपीआई स्कीमा। ठीक है, वर्डिंग के ऊपर बहुत ध्यान दिया करें। ओपन एआई हम करते रहते हैं, आज हम क्या करते हैं, ओपन एपीआई। तो ओपन एपीआई स्टैंडर्ड के ऊपर स्कीमा जो ये खुद लिखता है या हमें लिखना पड़े, तो एग्जिस्टिंग जो एपीआईज हैं उनका आप स्कीमा लिखें कि फास्ट एपीआई से ऑटो जनरेट करवाएं और उस स्कीमा को हम पास कर देंगे एज अ टूल कॉल। तो टूल कॉल का जो तरीका है उसी तरह आप पास कर देंगे। ये पूरी जो चीजें टूल कॉल के अंदर पास करेंगे वो इसको अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, अच्छा, फिर तीसरा हमारे पास जो इम्पोर्टेंट इन्होंने काम किया है, किसने, ओपन एआई। ओपन एआई कह रहा है कि बहुत सारे जनरल पर्पस काम और उन जनरल पर्पस काम करने के लिए ओपन एआई ने अपने ही टूल्स बना के दिए जिन्हें हम कहते हैं होस्टेड टूल। इन्होंने होस्ट किए हुए हैं अपने सर्वर, उसकी सिक्योरिटी, सारी मैनेजमेंट, सारी लेटेंसी, हर चीज की मैनेजमेंट ये खुद करके दे रहे कौन, ओपन एआई। अब शर्त ये है कि ओपन एआई के जो होस्ट वेब टूल हैं ये उस सूरत में चल पाएंगे जब आपके पास ओपन एआई के क्रेडिट्स होंगे। तो ओपन एआई जो मॉडल है $10 टॉप अप करना पड़ेंगे और उसके बाद आपके पास अवेलेबल हो जाए। तो बहुत सारे लोगों के पास ओपन एआई की पोर्टल का एक्सेस मौजूद है और बहुत सारे के पास नहीं है। आप लोग ने जब कस्टम यूटिलिटीज बनाना सीखे थे तो आप सब ने तकरीबन एक्सेस दिए थे, ठीक है, तो लेकिन $20 वाला तो अलग है। अब जो है ये पोर्टल आप बना के, ये पोर्टल हम जनरल पर्पस $20 वाला चैट जीपीटी की बात नहीं कर रहे, हम इसके पैनल की बात कर रहे हैं जिसके तहत हमें एपीआई कीज मिलती है। तो अगर हम गूगल पे जाते हैं और गूगल पे जाके लिखते हैं ओपन एआई एपीआई कीज, ठीक है, तो ये इसका मेन पैनल है platform.openai.com। प्लेटफॉर्म वाला जो यूआरएल है, इस यूआरएल पे हम क्लिक करते हैं और ये एपीआई कीज उस सूरत में जनरेट होगी जब आपके पास कम से कम कितना आपने डाला होगा, पैकेज टॉप अप कितने का किया होगा, $10। तो जरा हम देखते हैं हमजा ने कितने का टॉप अप किया होगा, चेक कर लेते हैं। यूजेज में आ रहा होगा, यूज में बता रहे कितना है, बैलेंस काम करना है। चलो खैर कहीं भी है बैलेंस करना है तो हमजा के पास चलिए, दिखाने की जरूरत नहीं और क्रेडिट्स हमजा के हैं, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, टॉप अप कर देते हैं और टॉप अप करने के बाद बेदाशा वीडियोस इसके लिंक आप लोग तलाश करेंगे तो टॉप अप ऑप्शन आ रहा होगा, अपना कार्ड, डेबिट कार्ड पे एक्सेप्ट कर लेते हैं, अच्छी बात है। तो आई थिंक ये डेबिट कार्ड से भी आपकी क्या नाम है पेमेंट हो जाती है। तो आप पेमेंट करके $10 और उसके बाद उसके टोकन जितना इस्तेमाल करें, लेकिन इस्तेमाल के ऊपर हो सकता है एक दिन में आप $10 खत्म कर लें अगर महंगे वाले इसके अवेलेबल इस्तेमाल करें, और सस्ता वाला का इस्तेमाल करें 4.1 मिनी या 4 मिनी, तो वो आपका मेबी 6 महीने चलेगा, ठीक है, क्योंकि उसके लिए बहुत ज़्यादा मिलियन स्टॉक है। और हम तो इतने एक्सपेरिमेंट ही नहीं करते ना, हम तो सिर्फ पढ़ने के पर्पस के लिए लेते हैं। तो 2 लोग 3 लोग मिल के ले लें और या एक बंदा लेना चाह रहे हैं और उसके बाद 6-7 महीने चला, एक दफ़ा की कहानी, उसके बाद
आपने पैसे इतने ज़्यादा इसके नहीं चाहिए, सबसे सस्ता वाला जो इनका LLM वो इस्तेमाल किया है। जी हम कुछ बता रहे थे। हाँ, मैं ये कह रहा था कि जो है $5 में मेरे ख्याल में हम करें तो इसकी API चलने लग जाएगी। और अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो हो सकता है कि आपको फ्री में 2 मिलियन टोकन्स दे दें। जैसे मेरे पास जो है मैंने फ्री में मुझे 2 मिलियन टोकन्स, 2 मिलियन से ज़्यादा ही है, उन्होंने फ्री में दिए हुए हैं क्योंकि मैंने इनकी APIs वगैरह यूज़ करी है काफ़ी। तो इस चार्जेस वजह से उन्होंने जो है इनका एक प्रोग्राम है जिसमें ये कुछ लोगों को ईमेल, कुछ नहीं काफ़ी ज़्यादा लोगों को ईमेल भेजता है कि आप हमारी API टेस्ट करें, आप हमारी API चलाएं। बदले में क्या देंगे वो? डेटा। जितनी भी आप इनकी API यूज़ करेंगे अपनी एप्लीकेशन में, उसमें जो भी डेटा इनपुट और आउटपुट में आ रहा होगा वो सारा डेटा इनके पास जा रहा होगा। तो ये भी है, मैंने $5 का टॉपअप किया था तो मेरे ख्याल से अभी तक वो $5 से एक भी कम नहीं हुआ है क्योंकि वो फ्री वाला मेरा कोटा जो है वो चलता रहता है, तो वो हर महीने रीसेट हो जाता है। और क्या चाहिए, ठीक है। तो $5 कन्वर्ट करके देखिए कुछ भी नहीं बनता, ठीक है। इससे ज़्यादा तो एक दिन का आप खाना खा लेते। अच्छा तो अब क्या करें दोस्तों, हमारे पास API कीज हमें जनरेट करना आती है और अगर आपके पास ओपन API कीज मौजूद हैं तो इट्स मीन आप ओपन AI के जो होस्ट किए हुए टूल्स हैं उनको यूटिलाइज कर सकते हैं। इन्होंने हमें 3 किस्म के जो टूल्स हैं वो मुतारिफ कर। अच्छा ये काम आपका जनरल पर्पस काम बहुत आसान कर देगा। पहला टूल जो है उस टूल का नाम है वेब सर्च टूल। वेब सर्च टूल से हमें ये फायदा होता है, हमें ये पता है कि जून 2024 तक ChatGPT 4.1.0 की ट्रेनिंग, ठीक है। तो लास्ट जो कट ऑफ डेट है आपकी ओपन ChatGPT 4.1 की वो क्या है? 1 जून 2024 गूगल क्रेडिट का, ठीक है। तो 2024 जून तक का जो डेटा है वहां तक तो मॉडल ट्रेन है। मैं अगर से पूछता हूँ करंट न्यूज, करंट अफेयर या कोई भी करंट वेदर, वो इंफॉर्मेशन इसके पास नहीं है। जून 2024 तक की डिटेल मौजूद है, उससे आगे की कोई डिटेल इसके पास मौजूद नहीं है। अब दो तरीके, या तो आप मॉडल को फाइन ट्यून करें या उसको रीट्रेन करें। कंपनी ए वाले उसको फाइन ट्यून कर दें, जितना ट्रेनिंग हुआ है उसमें कुछ और नया डेटा है जून 2024 के बाद अब तक का जितना डेटा वो सारा डेटा उठा के भी मॉडल को क्या कर दें, रीट्रेन कर दें या फाइन ट्यून कर दें। रीट्रेन के अंदर कॉस्ट डबल हो जाएगी, फाइन ट्यून के अंदर जो सीधा उससे आगे की चीज सिखाना। और मैंने कहा कि आपकी सबसे अच्छी फाइन ट्यूनिंग क्या होगी, कौन करता है? आपकी अम्मी, ठीक है। अच्छा रीट्रेनिंग और फाइन ट्यूनिंग का फर्क समझें। आप बचपन से लेके अब तक जिंदगी में जितनी चीजें सीखी हैं और मैं उससे या आपकी वादा आगे की चीजें सिखा दे, उसे कहते हैं फाइन ट्यूनिंग। और रीट्रेन का मतलब है दोबारा छोटे हो गए और फिर दोबारा वो बचपन से लेके अब तक की चीजें, नई चीजें, नए एक्सपीरियंस की तरह सीखते। तो रीट्रेनिंग फिर आपके जितने साल आपने जिंदगी गुजारी तो रीट्रेनिंग में वही साल लगे। और फाइन ट्यूनिंग में कितना टाइम लगेगा? थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो फाइन ट्यून थोड़ी एफिशिएंट हो जाती है, लेकिन उसके लिए आपको स्किल्स आपकी अच्छी होना चाहिए, डेटा आपके पास बहुत अच्छा होना चाहिए। ओके, तो ये हमें पता चला कि हम फास्ट API, अगर हमारे पास ओपन AI की API कीज हैं तो होस्ट हुए हुए जो टूल्स हैं हम उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 किस्म के टूल्स हमारे पास मौजूद हैं। टूल नंबर 1 वेब सर्च। वेब सर्च का मतलब क्या है? आपको उसके नाम से ही पता चलना है कि ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन जो LLM के पास नहीं है और मैं कहता हूँ कि उसको गूगल या कोई भी आपका जो सर्वर सर्च इंजन है वहां जाके सर्च किया जाए और उसके अगेंस्ट जो डेटा है उससे मुझे आंसर क्या करें, इन्फर कर दें। तो आपकी वेब सर्च टूल से सिंपल सा फायदा हो रहा है, आपने कुछ नहीं करना, वेब सर्च टूल को इंपोर्ट करवाना और टूल्स के अंदर पास करना। तो इससे क्या फायदा होगा, आपका एजेंट इस काबिल हो जाएगा कि जब भी आप इससे क्वेरी करेंगे वो इंटरनेट से सर्च करके आपको जवाब देगा। वेब सर्च तो यार बच्चा वाला गेम है। सेकंड वाला जो गेम है उस गेम का नाम है आपका फाइल सर्च टूल। आप लोगों ने रैक सिस्टम पढ़ा था, ठीक है।
कितना कॉम्प्लेक्स था। मैंने आपको ऑडियो पे भी करवाया, इमेज पे भी करवाया और फेस के ऊपर भी हमने किया था, और वर्ड एम्बेडिंग वाला जो काम था, जो कि टेक्सचर वाला तो बच्चों वाला काम था, हर कोई उसी के एक्सपेरिमेंट करवा रहा था। तो हमने ये तीनों चारों जो कॉम्प्लेक्स किस्म की टास्क थी रैक सिस्टम किया। रैक सिस्टम में आपने पाइन कॉन के साथ भी कनेक्टिविटी की थी, क्रोमा डीबी के साथ भी कनेक्टिविटी की थी, या इसके अलावा भी अगर कोई और आपको टूल्स मिलते या ओपन सोर्स वेक्टर डेटाबेसेस मिलती, आप उनके साथ भी 3-4 जो भी डेटाबेसेस थे उनके साथ कनेक्टिविटीज हमने देखी थी। किसकी? वेक्टर डेटाबेस। रैक का कितना कॉम्प्लेक्स टास्क थी कि आप पहले रिट्रीव करवाते थे और जो डेटा रिट्रीव हुआ है उसको एलएलएम को देने को हम कहते थे ऑगमेंट करना, और एलएलएम उस ऑगमेंट किए हुए डेटा से जो आंसर जनरेट करता है उसे हम कहते थे जनरेशन। तो रैक का फुल फॉर्म क्या बताना? रिट्रीव, ऑगमेंट, जनरेशन। अब कितना कॉम्प्लेक्स है कि जो भी आपके पास पीडीएफ हो उसको सबसे पहले लोड करो, चंक में तोड़ो, एम्बेडिंग में तोड़ो, यानी उसका वेक्टर बनाओ, वेक्टर बना के वेक्टर स्टोर बनाओ यानी वेक्टर डेटाबेस में, वहां पे उसको सेव करवाओ, हर उसका वेक्टर इंडेक्स होता है, और फिर उसके बाद वेक्टर सर्च के लिए एक पाइपलाइन बनाओ। अब जो भी नया टेक्स्ट आएगा, जो भी आप नया सवाल करेंगे, उस सवाल के अगेंस्ट वेक्टर सर्च होगा, जो कि कोसाइन सिमिलैरिटी, और सिमिलर कोसाइन हमने देखी थी कि कोसाइन सिमिलैरिटी दो वेक्टर के दरमियान का एंगल होता है, एंगल का थीटा जितना ज्यादा कम होगा उतना वो रेलेवेंट होगा, और जितना ज्यादा वो दूर होगा उतना इररेलेवेंट होगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या था, उसका थीटा यानी एंगल हम निकालते थे, और अगर वो दिया है तो 0 होता था वो परफेक्ट होता था, और अगर वो डिस्टेंस उसका ज्यादा होता है, एंगल ज्यादा होता है, तो उतना ही वो इररेलेवेंट होता है। तो हम क्या करते थे, अपनी कोई भी क्वेश्चन के अगेंस्ट कोसाइन सिमिलैरिटी तमाम वेक्टर्स निकाल के, और वो वेक्टर हम रिटर्न करते थे टॉप 3 जिनके कोसाइन एंगल सबसे ज्यादा होते थे, कम होते थे, कम। ठीक है, तो वो टॉप 3 सर्च कहलाते थे। उन टॉप 3 सर्च को हम रिटर्न करते थे वापस उस पाइपलाइन, जिसे हम कहते थे रिट्रीव कर। ठीक है, जिसमें मैंने सर जिया की प्रोफाइल ली थी और पूछा कि सर जिया कब पैदा हुए, तो आपकी वो पीडीएफ में वेक्टर में जाके सर जिया सियालकोट के अंदर 1960 में आई थिंक इस तरह कुछ नाम जो भी नहीं याद, क्या डेट थी 1960 है ना, भूल गए जो भी नहीं याद। अच्छा, तो 1960 के अंदर क्या हुए, सर जिया पैदा हुए सियालकोट के अंदर, सियालकोट मुझे याद है। तो वो डेटा उसने रिट्रीव किया कोसाइन सिमिलैरिटी के बेस पे टॉप 3, तो वो टॉप 3 वेक्टर्स जो थे हम देते थे अपने किसके अंदर, प्रॉम्प्ट के अंदर, प्रॉम्प्ट टेम्पलेट जिसे कहते थे। आपने क्योंकि लैंगचैन के जरिए पढ़ा था या क्यूएआई के जरिए पढ़ा था, तो आप उसके अंदर प्रॉम्प्ट टेम्पलेट के अंदर वो वैल्यू को ऑगमेंट करवाते थे जो आंसर आया, इसे हम कहते हैं कॉन्टेक्स्ट। तो वो कॉन्टेक्स्ट निकाल के हम एलएलएम को देते थे, और एलएलएम आपका सवाल ऑगमेंट हुआ हुआ जो आंसर आया वो उसके पास कॉन्टेक्स्ट, और फिर वो अपना फाइनल आंसर बनाता था। तो रिट्रीव, ऑगमेंट और लास्ट आपके पास एलएलएम जो जवाब जनरेट करता है वो जनरेशन होता है। कितना कॉम्प्लेक्स साइन टास्क। अच्छा, रैक वाली की प्रॉब्लम एक थी कि रैक के अंदर क्या होता है, वन गो में काम होता है। आपने कोई सवाल किया, एलएलएम के पास आपका वो रिट्रीव करने जब जाता है वो वन गो में जाता है, एक दफा जाता है, रिट्रीव करके टॉप 3 जो आंसर बुला के देता है, और उसके बाद वो ऑगमेंट करता है, आंसर आता है। आपका आंसर परफेक्ट है या नहीं, रिट्रीव हुआ हुआ डेटा परफेक्ट है या नहीं, वो दोबारा जो सेकंड गो थी वो परफॉर्म नहीं करता था प्रीवियस वाली टेक्निक्स के अंदर, जो नॉर्मल रैक है। फिर हमारे पास जो टॉपिक है वो है एजेंटिक रैक। आज जो हम एजेंटिक रैक बनाएंगे टूल कॉलिंग की ही मदद से, ठीक है, चाहे वो हम अपना कस्टम बनाए या फाइल सर्च टूल की मदद से बनाए। तो दोस्तों ये बात याद रखिएगा, एजेंटिक रैक का मतलब है कि मैं 10 दफा रिट्रीव करूं या 50 दफा रिट्रीव करूं, तो अगर आपका आंसर सही नहीं आता वो दोबारा रिट्रीव करेगा, फिर भी आंसर सही नहीं आता फिर एक और कोशिश करेगा,
जब तक के रिट्रीव हुए डेटा से ये मुतमईन ना हो जाए, जब तक क्या करता रहेगा, रिट्रीव करता रहेगा। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी। वो कब तक रिट्रीव करता रहेगा, जब तक के एजेंट अपने रिट्रीव हुए डेटा से मुतमईन ना हो जाए। ठीक है, तो आपको रिट्रीव वाला जो पार्ट रैक के तो वन टाइम होता था, एजेंटिक वाले के अंदर कितनी दफा होगा मुझे नहीं। ठीक है, तो ये थोड़ा ऑप्टिमाइज है और एफिशिएंट। ओके, तो एजेंटिक रैक जो कि कॉम्प्लेक्स हम टॉपिक हमने इससे बनाया नहीं, आगे जाके मैं टूल बना दूंगा रैक के साथ, क्रोमाडीबी या पाइथन के साथ। तो आपका जो रैक सिस्टम है बड़ा कॉम्प्लेक्स टास्क से, आज आप देखेंगे जस्ट एक कैलकुलेटर या टूल हम लगाएंगे, उसका नाम क्या होगा, फाइल सर्च टूल। उसके अंदर दो पैरामीटर पास होते हैं, मैक्स आपके पास, रिटर्न जो भी आपके पास वैलिडेट चीज है, जैसे कि हमने कहा 3, तो टॉप 3 जो सर्च होते हैं वो रिटर्न। असल से इंपॉर्टेंट चीज होती है आपका वेक्टर स्टोर। ओपन एपीआई या ओपन एपीआई आज बोल के ओपन एपीआई आ रहा है। ओपन एआई जो है वो आपको होस्ट की सर्विस दे रही है, तो इन्हीं के सर्वर पे जाके आप वेक्टर स्टोर बना के जस्ट फाइल अपलोड करो, कुछ नहीं करना। एक स्टोर बनाना, क्या करना है, फाइल अपलोड करनी है और उसके बाद उससे आप सवाल कर सकते हैं जो भी आप रैक सिस्टम से करते हैं। तो वो जो बड़ा कॉम्प्लेक्स वाली टास्क होती थी रैक सिस्टम बनाना और एजेंटिक रैक बनाना थोड़ा सा और मुश्किल था। आज आप देखेंगे कि एजेंटिक रैक आप पूरा पूरा बना भी देंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा, इतना आसान। लेकिन शर्त ये ओपन एपीआई की कीज अगर मौजूद है। फ्री वाला बनाना है तो फिर हम आगे सीखेंगे, लेकिन आसान वाला बनाना है तो ओपन एआई आपके पास वेक्टर स्टोर मौजूद है, वहां पे जाके फाइल रख दें, उस फाइल में से सारी चीजें वो खुद सर्च करेगी। अच्छा, अब ये सारी की सारी ये 3 जो टूल्स, अच्छा 2 टूल्स का तो हमने तस्करा कर लिया, आखिरी टूल की तरफ हम डिस्कशन करते हैं, फिर कोडिंग भी करेंगे इंशाल्लाह। आखिरी टूल का नाम क्या है, कंप्यूटर टूल। ठीक है, कंप्यूटर टूल ऑलरेडी जो है इन्होंने मुतारिफ करवा दिया था, जो कि ओपन एआई एसडी, पुराना वाला जो एसडी है जो ओपन एआई के डायरेक्टली एलएलएम से कनेक्टिविटी के लिए होता है, वहाँ भी ये टूल ऑलरेडी मुतारिफ करवाया। अच्छा, अब क्योंकि आप इसके अंदर देखोगे, इसके अंदर तो उन्होंने इतनी डॉक्यूमेंटेशन की लिखी नहीं है कंप्यूटर टूल, लेकिन कंप्यूटर टूल की डॉक्यूमेंटेशन आपको कहाँ मिलेगी, कहाँ मिलेगी दोस्तों, आपको मिल जाएगी ओपन एआई एसडी के ऊपर। ओपन एआई एजेंट की बात नहीं कर रहे, ओपन एआई एसडी के पुराना वाला। तो हमजा ये क्या है, थोड़ा इसके बारे में बताएं, कंप्यूटर टूल। अच्छा, ये कंप्यूटर टूल बहुत अच्छी चीज़ इस हवाले से है कि जो है अभी आपको अगर अपने कंप्यूटर में कोई काम कराना हो तो आप मैनुअली क्लिक करके करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको वेदर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आपने अगर वेदर की इंफॉर्मेशन निकालनी है अपने लैपटॉप में, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, ब्राउज़र खोलेंगे, फिर सर्च करेंगे कराची वेदर, फिर वो गूगल पे वेबसाइट आएगी कोई ना कोई, उस वेबसाइट पे आप जाएंगे तो आपके पास जो है वेदर से पूरी डिटेल आएगी, फिर उसमें से आप वेदर से रिलेटेड चीज़ें देख सकते हैं। इसी तरह से किसी आपको न्यूज़ चाहिए कि भाई पाकिस्तान इंडिया की अब लेटेस्ट न्यूज़ क्या है, वो भी आप नहीं जानते हो, आप क्या करेंगे, ब्राउज़र खोलेंगे, वेबसाइट आएगी, आपने कुछ ना कुछ सर्च करना होगा, इंडिया पाकिस्तान न्यूज़, तो टॉप पर आपके पास कुछ ना कुछ लिंक्स आ जाएंगे, उस पर क्लिक करेंगे, फिर आपके पास न्यूज़ आएंगी, बहुत लंबी लंबी न्यूज़ आएंगी, आपको उस न्यूज़ को पढ़ना होगा, फिर आपको पता चलेगा भाई क्या चीज़ है। कंप्यूटर टूल आपको क्या आसानी करता है कि ये सारे काम को ऑटोमेट कर देता है। मतलब क्या, आप क्या करेंगे, अपने फॉर एग्जांपल आपने एक चैटबॉट बनाया है जिससे आप प्रॉम्प्ट देंगे, आपने प्रॉम्प्ट दिया कि भाई मुझे जो है पाकिस्तान और इंडिया की जो करंट न्यूज़ है वो मुझे बता दो, अपने कंप्यूटर में आपने प्रॉम्प्ट दिया, एंटर जैसे दबाएंगे तो आपके कंप्यूटर में थोड़ी प्रोसेसिंग होगी, सबसे पहले क्या होगा, एक ब्राउज़र खुद ही खुल जाएगा, उसके बाद आपने जो चीज़ सर्च करनी थी इंडिया पाकिस्तान की न्यूज़ आपने सर्च करना था, वो खुद ही आपके
सर्च बार में लिख लेगा। उसके बाद एंटर भी दबा देगा, वेबसाइट आ जाएगी, वेबसाइट पे क्लिक भी कर देगा, न्यूज़ भी पढ़ लेगा आपके लिए और एक समरी भी आपको निकाल के दे देगा। तो ये आप देख रहे आपकी स्क्रीन पे खुद ही काम हो रहा होगा, वो ऑन कर रहा होगा, वो कंप्यूटर टूल कर रहा होगा। कंप्यूटर टूल अगर आपने यूज करना है तो कोलैब के थ्रू मैं कर सकता हूँ, कोलैब के थ्रू नहीं कर सकते, क्योंकि आपके जो कंप्यूटर टूल है उसको किसका एक्सेस चाहिए, कंप्यूटर का एक्सेस चाहिए। तो आप इसको कंप्यूटर टूल को यूज करना आपने कहाँ पर होगा, अपने लोकल पे, कंप्यूटर पे ही यूज करना होगा। नहीं वो हाँ वेदर वाली एग्जांपल में आप कह सकते हैं भाई अगर मैंने वेदर से रिलेटेड डिटेल दी है तो वेब सर्च में जा सकता है। अगर मैं पाकिस्तान इंडिया की न्यूज़ के बारे में करूँ तो देखिए कंप्यूटर टूल जो है वो सारे काम कर सकते हैं, वो आपके लिए ब्राउजर भी खोल सकते हैं। अगर मैं कंप्यूटर टूल और वेब सर्च टूल दोनों यूज कर रहा हूँ तो उस केस में फिर वो देखेगा कि भाई कौन सा काम ज्यादा आसान है, वेब सर्च से ज्यादा आसानी से उसे मिल जाएगा तो वेब सर्च से निकाल लूंगा, वो एल्गोरिथम डिसाइड करेगा कि कौन सा उसके लिए ज्यादा आसान है। लेकिन जब मेरे पास कंप्यूटर टूल है तो मुझे वेब सर्च की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी, तो मैं इसको अपने टूल्स में ऐड ही नहीं करूंगा, मैं कंप्यूटर टूल से काम चला। तो इसका जो डेमो है अगर आपने देखना है आज की क्लास में तो हम नहीं कर पाएंगे, क्यों? क्योंकि जो कंप्यूटर टूल है उसको यूज करने की ये फ्री नहीं है सबके लिए, मतलब इवन आप पे भी कर दो ना तब भी ये सबके लिए अवेलेबल नहीं है, ये सिर्फ उन लोगों के लिए अवेलेबल है जो ओपन एआई में पहले से काम करते रहे हैं और $50 $100 से ज्यादा स्पेंड कर चुके हैं, उनके लिए ये टूल अवेलेबल है। ये सबके लिए अवेलेबल नहीं है, अभी मैं यूज करूंगा मेरे पास नहीं है, ये मैं यूज कर सकता, इसके लिए जो मुझे मॉडल चाहिए ना वो मेरे पास अवेलेबल नहीं है। लेकिन जो है अगर आप ऑनलाइन सेशन देखें तो जुनेद भाई हमारे जो है उनके पास ये टूल अवेलेबल है, उन्होंने एक डेमो भी करके दिखाया था जिससे ब्राउजर खुद ही खुल रहा था, वेबसाइट भी खुद ही खुल रहा था और जो है उसकी डिटेल्स भी निकाल के दे रहा था। तो कंप्यूटर टूल आपके पास ये काम करेगा। अच्छा ऑनलाइन सेशन, क्योंकि ऑनलाइन सेशन बहुत कम लोगों ने किया है, तो ऑनलाइन सेशन में ये भी बता रहा कि जो है आपके पास फॉर एग्जांपल कोई मैं सर्च करता हूँ इंडिया पाकिस्तान न्यूज़, अगर मैं सर्च करूँ ना खैर करें तो अभी तो आजकल तो मिसाइलें ही आती हैं। अच्छा तो पहला दिन हमारे पास न्यूज़ के अंदर ये आ रहा है, सॉरी एक सेकंड, तो यहाँ पे हमारे पास न्यूज़ आ रही है, टॉप स्टोरीज आ रही है, ओपन एआई क्या करेगा किसी भी एक न्यूज़ पे जाएगा। अब यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, यहाँ पे अगर आप देखें तो वेबसाइट खोलेगा तो उसको क्या क्या चीजें नजर आएंगी, लोगो भी नजर आएगा, बटन्स भी नजर आएंगे इतने सारे, उसके बाद जो है लाइव साइन इन साइन आउट ये सब चीजें नजर आएंगी। अच्छा ओपन एआई को किस फॉर्म में नजर आएगी, ओपन एआई को ये सारा डेटा जाएगा ना किस फॉर्म में जाएगा, ओपन एआई क्या करेगा इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेगा और स्क्रीनशॉट लेने के बाद वो क्या करेगा इसमें से स्क्रीनशॉट में से कांटेक्ट निकालना स्टार्ट करेगा। जैसे ये हेडिंग वाला कांटेक्ट निकाल दिया, उसके बाद ये पैराग्राफ हो गया, ये वाला कांटेक्ट निकाल दिया, तो इसमें से फिर एलएलएम डिसाइड करेगा कि हमने जो प्रॉम्प्ट मांगा है उसमें से सबसे रेलेवेंट जो डेटा है वो कौन सा है, वो डेटा को उठाएगा और आपको आउटपुट में दे देगा। तो कंप्यूटर टूल बहुत अच्छा टूल है, लेकिन जाहिर सी बात है ये उतना ही एक्सपेंसिव भी होगा, क्योंकि बहुत एलएलएम होगी, ब्राउजर आपका टूल है, फिर उसके बाद यूआरएल में सर्च करना है, फिर उसके बाद वेबसाइट खोलना है, फिर उसके बाद आपके पास एलएलएम आपके ब्राउजर में न्यूज़ खुलती है, फिर उसमें से डेटा निकालना है, स्क्रीनशॉट लेना है, तो मतलब इसमें यूजेज बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन आगे चल के आप यहाँ पे सोच सकते हैं कि आगे चल के किस तरह की आप जो है
एप्लीकेशंस यूज कर रहे हो, सिर्फ प्रॉम्प्ट लिख रहे होगे, आपके कंप्यूटर में ऐसा लगेगा हैक हो गया, आपके कंप्यूटर में ब्राउज़र खुल गया है, हो सकता है आप डॉक्यूमेंट बनाना चाहें गूगल डॉक्स के अंदर, गूगल डॉक्स पूरी डॉक्यूमेंट उससे लिखा खुद ही, इस तरह के काम भी हम करा सकते हैं। तो ये हमारे पास कंप्यूटर टूल हो जाएगा। यूज करने का क्या तरीका है? कंप्यूटर टूल को यूज करने का थोड़ा डिफरेंट तरीका है। इसके अंदर लाइब्रेरीज हैं कुछ, वो यूज करनी होगी, लेकिन जो है बाकी टूल यूज करना बहुत ही आसान है। कहाँ पे टूल यूज कर रहे हैं? अगर इनकी डॉक्यूमेंटेशन में भी अगर आप सिंपली देखें, जब आप एजेंट बनाते हैं तो एजेंट के अंदर वेब सर्च टूल पास कर देना है, जो आपने कहां से इंपोर्ट कराया है, ये आपने इंपोर्ट करा के इस टूल को पास कर दिया। तो अगर मैं कोई भी इंफॉर्मेशन मांगूं वेदर से रिलेटेड या रियल टाइम कोई भी इंफॉर्मेशन मांगूं जो एलएलएम के पास नहीं होगी, आज बीएसएल का कौन सा मैच है, मैंने एलएलएम को बोला, तो वो क्या करेगा, वेब सर्च करेगा उसके, क्योंकि उसके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है आज की। इसी तरह से दूसरा क्या है, फाइल सर्च टूल, ये बहुत ही आसान इन्होंने कर दिया है। अभी हम इसका डेमो भी करके देखेंगे। हमने सिंपल फाइल अपलोड करनी है, वो जो वेक्टराइजेशन वाला काम था जिसके अंदर हम जो है अपनी पीडीएफ फाइल को कन्वर्ट कर देते थे पहले वेक्टर्स में, फिर उसके बाद उसको डेटाबेस में स्टोर कर देते, फिर उसके बाद यूज करते। ये जो एक्स्ट्रा स्टेप है ये खत्म हो गया, जो वेक्टर में कन्वर्ट वाले करने वाले स्टेप था वो खत्म हो गया। अब हमें वेक्टर में कन्वर्ट कराने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली करता है। वो कब करेगा वो अभी हम जब देखेंगे डेमो, तो उसके अंदर हमें पता चल जाएगा। नीचे आते हैं, कुछ नहीं करना। Which coffee shop should I go to, taking into account my preferences and the weather today in San Francisco? तो यहाँ पे क्या क्या यूज करेगा, टूल कौन सा यूज करेगा, वेब सर्च का टूल यूज करेगा, और वहां से जो है आपकी नियरेस्ट लोकेशन की जो भी कॉफी शॉप्स है और वेदर है उसकी इंफॉर्मेशन लाके दे देगा। तो देखिए कितना आसान कर दिया इन्होंने, जो आपके पास इंपॉर्टेंट टूल्स है वो बने बनाए दे दिए, और जो है उसको यूज करना भी बहुत आसान बना दिया। फाइल सर्च टूल हो गया, वेब सर्च टूल हो गया, कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं करती, बस आपने इन टूल्स को इंपोर्ट करना है और इन टूल्स को टूल्स के अंदर जब आप एजेंट बनाएंगे तो पास कर देंगे। ओके, अब इसके प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं। तो सिंपल हम पहला एजेंट अभी हमारे डॉक्यूमेंटेशन में भी खुद से कोड कर रहे हैं, कोड इन द मशीन भी। कौन सी क्लास है आज? क्लास 8 7 4 है, चल ठीक है, वो क्लास वगैरह फिर बाद में सेट कर लेंगे, बट शायद 4 ही। ओके, तो हमने क्या यूज करना है, कौन सा एलएलएम यूज करें, जेमिनी यूज करें, ओपन एआई वाला एलएलएम यूज करना होगा हमें, अगर हमने ये टूल यूज करना। अगर आपने ये टूल यूज नहीं करते, आप चाहो तो अपने टूल बनाऊंगा जैसा आप पहले करते थे, तो आप वो भी कर सकते हैं जेमिनी के साथ, लेकिन हम आसान तरीका जो है, सबसे आसान तरीका वो देख लेते हैं, कैसे आप बड़ी आराम से ओपनएआई को यूज करते हुए ये टूल्स यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मुझे क्या चीज चाहिए होगी, ओपनएआई की इंस्टॉलेशन की, ओपनएआई की चाहिए होगी, ताकि हम कीज वाला काम पहले करते हैं फिर कोड लिखना स्टार्ट करें। की कहां से मिलेगी, आपने सिंपली गूगल पे जाके लिखना है ओपनएआई एपीआई कीज। आप जैसे ही पहले लिंक पे क्लिक करेंगे, हमने करके भी देखा था अभी, हमारे पास ये पेज खुल गया। ओपनएआई को यूज करना है तो थोड़ा सा आपने टॉप अप करना होगा, टॉप अप करने
थिंक ऑप्शन भी यूजेज के अंदर आ रहा होगा शायद, या सेटिंग्स में आ रहा है। सेटिंग्स या ऑप्शन आ रहा है सेटिंग्स पे। सेटिंग्स पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट साइड पे जनरल इंफॉर्मेशन आ रही है, या कीज आ रही है, मेंबर्स आ रहे हैं, बिलिंग। बिलिंग के अंदर अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे जो है आप पेमेंट मेथड ऐड करके कुछ क्रेडिट ले सकते हैं। इसमें टॉप अप करना होता है, इसमें आपको क्रेडिट मिलता है। मैं बोलूँगा भाई $5 के मुझे क्रेडिट यहाँ पे जो है मेरे OpenAI के अकाउंट में डाल दो। ये क्या करेगा, मेरे पास क्रेडिट जो है वो ऐड कर देगा। जैसे पहले मैंने ऐड करे थे, पहले फ्री में भी आपको कुछ मिलते थे, और ये भी मैंने कुछ ऐड करे थे जो कि यूज भी नहीं हुए, और ये क्या हुआ है, एक्सपायर भी हो जाते हैं 1 साल बाद। तो अगर आप यूज नहीं करोगे, इसको बचा के भी रखोगे, तो 1 साल बाद खुद ही एक्सपायर हो जाएगा। यूज करना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने $5 का लास्ट टाइम डाला था, तो अभी तक कितना यूज हुआ है, 0.01 सेंट। तो मैंने बताया मुझे कुछ फ्री में मिल गया, तो किस्मत अच्छी थी, तो बस वो यूज होते रहते हैं। यहाँ तक कभी पहुँचा ही नहीं मैं। तो पहले भी अगर मैं यूज करता था ये, तो उसके अंदर भी देखिए सिर्फ मेरे पास 1 सेंट, 0.1 सेंट लगा है, 0.1 सेंट, जब आप चैट जीपीटी 4 मिनी यूज करते हैं। तो वही चीज़ है, आपने क्रेडिट ले लें, क्रेडिट यूज करें आराम से, उसके बाद जो है बस क्रेडिट लेके छोड़ देना है, फिर आप जो है वो API यूज कर सकते हैं। तो हमारे अकाउंट में क्रेडिट है, इसका मतलब हम जो है LLM ये वाला यूज कर सकते हैं। तो इसमें अपना कार्ड अटैच करके आप टॉप अप करा सकते हैं बिलिंग वाले सेक्शन में जाकर। अच्छा जी, जब आपने टॉप अप करा दिया तो उसके बाद आपने क्या करना है, API कीज में जाना है। ये कहाँ से मिलेगी, अभी जो मैंने टॉप अप कराने गया था कौन से, कहाँ गया था मैं, सेटिंग मैं भी भूल जाता हूँ कौन सी चीज कहाँ पे रखी हुई, इतनी सारी चीजें हैं यहाँ पे। सेटिंग में जाके आप बिलिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेगी सेटिंग में, और शायद API कीज की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। लेकिन जो हमने डेवलपमेंट से रिलेटेड काम करना है, हमें अभी फाइल अपलोड करनी होगी PDF फाइल में, हमें जो है और क्या लॉग्स वगैरह देखने होंगे, तो मैं वहाँ पे देखूंगा डैशबोर्ड वाले सेक्शन, ठीक है। बाकी डॉक्यूमेंटेशन API देख रहा हूँ, अभी हम यूज नहीं कर रहे हैं। हम आए डैशबोर्ड के अंदर, डैशबोर्ड के अंदर हमारे पास API कीज आ रही है, API कीज में चलते हैं। यहाँ पे मेरे पास पहले से 2 कीज है, तीसरी मैं जनरेट नहीं करता, या चले कर देता हूँ, इसको मैंने डिलीट कर देता हूँ, या इसी वाली की को यहाँ पे एक नई सीक्रेट की बनाता हूँ, इसका नाम फिर से PIIC रख देता हूँ और क्रिएट कर देता हूँ। की मेरे पास आ गई है, इस की को मैं क्या कर लूँगा, कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने के बाद अपने LLM पे जाऊँगा, LLM पे जाने के बाद यहाँ पर कीज के अंदर मेरे पास यहाँ पहले से है OpenAI API की, तो यहाँ पे मैं अपनी की को पेस्ट कर देता हूँ। अच्छा, नाम जो है अभी जो मैं एग्जांपल कर रहा हूँ उसमें मैटर कर रहा है। ये नाम पहले आप कुछ भी लिख सकते हैं, अभी भी कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन आपको अगर आप यही नाम रखोगे OpenAI API की सेम, अगर आप एग्जैक्ट सेम नाम रखोगे तो ये जो आपकी चीज है आपका LLM खुद ही आपके पास से उठा लेगा। तो ये नाम तो खैर हम चेंज भी कर सकते हैं आगे चल के, बट ये नाम जो है अगर आप रखते हैं तो आपके लिए आसानी होगी आगे चल के, बट आगे कुछ भी नाम रख के मसला नहीं होगा। ओके, तो की मैंने स्टोर कर ली है। किसी का सवाल यहाँ पर जी, कौन पूछ रहा है, हैंड रेज करके। हाँ, वो अभी हम करेंगे। यहाँ पे निकल करता भी हो सकता है कि जो है ना डिसेबल है, तो यहाँ पे नोटबुक को एक्सेस दे देता है, ठीक है। ओ सॉरी, कारण OpenAI API को एक्सेस दे दें और जो है ओके। तो कोड हम कोशिश करते हैं कि हमें
याद हो जाए। और लास्ट क्लास में भी हमने यही किया था कि कोड जो है हमने याद रखने की कोशिश करेगी। तो क्या करूँगा सबसे पहले, Git package install. पिप सबसे पहले पैकेज इंस्टॉल होगा, पिप इंस्टॉल Open minus UQ. माइनस यू मतलब UQ. कि जो है व्हाइट नोट के अंदर इंस्टॉल होगा, इसका मतलब आपके पास लॉग्स नहीं आएंगे। अगर पहले से इंस्टॉल है तो अपडेट हो जाएगा। अच्छा क्या नाम था पैकेज का, ओपन एआई इंस्टॉल। तो हमारे पास ये पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा सबसे पहले, जब तक हम आगे लोग कोड लिखते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, हमारी जो एपीआई की है उसको सेटअप कर लेते हैं। तो एपीआई की सीक्रेट्स में से अगर मुझे निकाल दिया तो उसके लिए क्या लिखते हैं, फ्रॉम Google.colab user data. इंपोर्ट User data. जबरदस्त। अब हम क्या करेंगे, यूजर डेटा डॉट गेट, हमारी जो भी एपीआई की थी वो हमने निकाल देंगे इस तरह से। यही नाम रखा था मैंने अपनी एपीआई का। Yes sir. अच्छा अब यहाँ पे एक काम करने जा रहा हूँ मैं, वो क्या है, इंपोर्ट ओएस। इसी को मैं इस तरह से कर रहा हूँ, और क्यों कर रहा हूँ वो भी आप लोगों ने बताना है। ये जो एपीआई की है वो मैंने किसमें सेट कर दी है, Environment. हमारे एनवायरनमेंट वेरिएबल के अंदर सेट कर दी। इससे क्या फायदा होगा, पहले हमने जेमिनी के केस में क्या कर रहे थे, हम एक वेरिएबल में स्टोर कर रहे थे, फिर उस वेरिएबल को आगे पास कर रहे थे। या एनवायरनमेंट वेरिएबल में सेट करने से क्या फायदा होगा, बार-बार पास नहीं कर सकते। Global level. जब हम एजेंट को चलाएंगे, आपका एजेंट को हमने एपीआई की पास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो एपीआई की खुद ही एनवायरनमेंट वेरिएबल से निकाल लेगा। बस ये फायदा है। कोलैब के अंदर आपने ये स्टेप करना होता है, इंपोर्ट ओएस एनवायरनमेंट वेरिएबल हम कोलैब के अंदर ऐसे सेट करते हैं। VS कोड के अंदर अगर आप कर लोगे तो ये करने की जरूरत है, ड्यूल लाइन लिखने की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी। आप डॉट ईएलपी का पैकेज यूज करते हुए डायरेक्टली जो है डॉट ईएलपी को इंपोर्ट कराएं, और ये खुद ही क्या करेगा, एनवायरनमेंट वेरिएबल को खुद ही ईएलपी की फाइल से उठा लेगा। शर्त यह है कि उसका नाम क्या होना चाहिए, ओपन एआई एपीआई। अगर मैं इसका नाम कुछ और रखूंगा लैपटॉप को टच तो नहीं कर ऑटोमेटिकली नहीं उठाता है। तो हमने क्या किया कि की को एनवायरनमेंट वेरिएबल में सेट कर लिया ताकि ये ऑटोमेटिकली हमारी की को उठा ले, एजेंट जो हमारा वो खुद ही उठा ले। अब क्या करता है, तो की से रिलेटेड हमारा काम हो गया। अब आगे क्या करें, कोडिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं एजेंट से रिलेटेड। हाँ Next. अब हमारे पास दो ऑप्शन है, एसिंक आईओ हम नहीं करते, हम सिंपल वाला तरीका लेके चलते हैं जिसमें हमने सिंक्रोनस अपने कोड को चलाएंगे। सिंक्रोनस मतलब अगर मैं दो एलएलएम कॉल करूंगा तो पहले पहला वाला चलेगा फिर दूसरा वाला चलेगा। तो हम वो वाले तरीके से सिंक्रोनस ही चला के देखेंगे, लेकिन उसके लिए भी हमें क्या चीजें इंपोर्ट करानी होंगी, इंपोर्ट नेस्ट नेस्ट एसिंक आईओ डॉट अप्लाई। ये कोलैब के अंदर बस आपने करना होगा, क्योंकि जो है कोलैब के अंदर जब आप एजेंट को कॉल करते हैं तो एसिंक्रोनसली अगर आपने चलाना है तो उसके लिए जरूरी है कि आपने ये चीज इंपोर्ट करानी होगी। अच्छा जी, तो बस ये एक्स्ट्रा पार्ट कोलैब के अंदर होगा। अब एजेंट का कोड लिख सकते हैं, चलते हैं नहीं, फ्रॉम एजेंट्स इंपोर्ट, सबसे पहले क्या चीज इंपोर्ट कराऊं, एजेंट करा देना। अच्छा एक और चीज हम करते थे, ट्रेसेस को डिसेबल करने के लिए वो करूं क्या थी, वो फंक्शन क्या था, Set default डिफॉल्ट tracing. डिफॉल्ट नाम था क्या था, Set tracing. लेकिन क्या अभी हमें जरूरत है, क्योंकि
क्योंकि हम तो ओपन एआई को इस्तेमाल कर रहे हैं, जो सर है ना, तो ट्रेसिंग वहाँ पे सेट हो जाएगी। तो हम ये जो फंक्शन यूज करते थे ट्रेसिंग को डिसेबल कराने के लिए, जिसका नाम सेट ये रहा, ट्रेसिंग डिसेबल, ये फंक्शन हम यूज करते थे ट्रेसिंग को डिसेबल करने के लिए। और क्यों डिसेबल करते थे? क्योंकि हम जेमिनाई हम यूज कर रहे हैं। जेमिनाई यूज कर रहे थे उसको। अब जेमिनाई को नहीं कर रहे, इसको कराने की जरूरत नहीं है। अब हमारा कोड बहुत सिंपल हो जाएगा। एजेंट को चलाने के लिए क्या चीज यूज करना? रनर रनर। ये दो चीजें हमने इंपोर्ट करा दी। अच्छा, पहले एजेंट बना देते हैं, फिर टूल से रिलेटेड चीजें देखेंगे क्या है। तो एजेंट बना, अच्छा ऊपर वाला कोड मैंने चलाया नहीं चला, तो इसको चला देते हैं, फिर उसके बाद इसको चला लेते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे कोड लिखते हैं, फिर इसको भी चला लेंगे। अच्छा, एजेंट बनाने के लिए एजेंट का वेरिएबल बनाया, उसके बाद एजेंट की क्लास आपने बनाई जिसके अंदर हमने क्या क्या चीजें पास करनी है। सबसे पहले एजेंट का नेम, नेम हम कुछ भी रख सकते हैं, असिस्टेंट रख लेते हैं इसका नाम। दूसरी चीज इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रक्शंस के अंदर हमें कोई इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन हमें नहीं देनी है, सिंपली यूज करेगा। तो उसके लिए मैं यू आर हेल्पफुल असिस्टेंट, ठीक हो गया। उसके बाद हमारी जो अभी एग्जांपल है उसको क्या कराना चाह रहे हैं? टूल्स यूज करना चाह रहे हैं। तो टूल से रिलेटेड अभी अभी हमने डॉक्यूमेंटेशन लिखी थी, ये की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन आपको मिल जाएगी ओपन एआई एजेंट एलजीके के अंदर। टूल्स के अंदर आपको ये वाली चीज मिल जाएगी। तो टूल्स के अंदर हम कौन सा टूल यूज करें? वेब वेब सर्च सर्च टूल यूज करना है हमें और फाइल सर्च टूल यूज करना है। तो पहले वेब सर्च टूल यूज करके देखते हैं, फिर उसके बाद फाइल सर्च वाले की तरफ आएंगे। तो वेब सर्च टूल यूज करना है तो क्या करूंगा, इसको सबसे पहले इंपोर्ट करूंगा। इंपोर्ट कहां से करेंगे? एजेंट के अंदर से ही करेंगे वेब सर्च। ये टूल को मैंने कहां पे पास करना है? एजेंट में। टूल्स के अंदर एक लिस्ट है, मल्टीपल टूल्स हो सकते हैं, तो लिस्ट हमने पास करी और यहाँ पे हमने वेब सर्च टूल को पास कर दिया और इस टूल को कॉल करा दिया। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, वेब सर्च टूल से रिलेटेड अगर काम होगा तो हमारा एजेंट कर लेगा। और कोई चीज पास करनी है? मॉडल क्या चीज? मॉडल मॉडल। डिफॉल्ट जो है ना Always remind me चैट that जीपीटी का सेट हुआ, तो हम जितना या दूसरे थर्ड पार्टी की तरफ जाते हैं या ओपन एआई के दूसरे हमारे पास जो मॉडल है एक्सपेंसिव वाले वो यूज कर लेते फिर हम चेंज करें। तो मॉडल बाय डिफॉल्ट सेट हुआ, ठीक है, अगर उसको आप ओवरराइड करना चाहें तो कर सकते हैं, तो अभी हमें जरूरत नहीं। चैट जीपीटी 4.0 मिनी, हाँ, तो आप जो है इजीली मॉडल चेंज कर सकते हो। मॉडल चेंज करने के लिए कुछ नहीं करना, पहले हम क्या करते थे, यहाँ पे क्लास जेमिनी के लिए हम यूज करते थे, लेकिन अब आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ मॉडल का नाम लिखना है कि अब ये हम ओपन एआई यूज करते हैं। हमारा कोड बिल्कुल शॉर्ट हो गया है, तो हम अगर जीपीटी 4o मिनी यूज कर रहे हैं, वैसे तो डिफॉल्ट भी यही है तो हमें बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप जो है आप बता सकते हैं कि अगर आपने 4o यूज करना है, सिंपल आपने नाम लिखना होगा। तो अभी हम हटा देते हैं, कोड को शॉर्ट रखने की कोशिश करते हैं। अच्छा, सब हो गया, चला सकता हूँ मैं इसे? देखना कैसे चलेगा? तो सबसे पहले हम जो है एक वेरिएबल बनाते हैं कि हमारा जो भी रिजल्ट आएगा वो हम इस वेरिएबल में स्टोर करा देंगे। उसके बाद रनर डॉट रन सिंक, इसके अंदर हमें दो चीजें पास करनी है, एक एजेंट, दूसरा व्हाट इज द प्रॉम्प्ट, हमारा जो भी प्रॉम्प्ट है, हमारा जो भी इनपुट है वो हमें यहाँ पे पास करना होगा। तो व्हाट इज द वेदर इन न्यूयॉर्क, ये इसने जनरेट किया है। जो भी रिजल्ट है उसका मुझे फाइनल आउटपुट चाहिए, तो मैं क्या लिखूंगा, रिजल्ट डॉट फाइनल आउटपुट। फाइनल आउटपुट यहाँ पे मेरे पास टेक्स्ट फॉर्म के अंदर फाइनल आउटपुट आ जाएगा।
MDX फॉर्म के अंदर आ जाएगा। तो देखते हैं कि चलता है नहीं चलता, चला के देखते हैं। एरर आ गया। एरर क्या कहाँ पे आया? इंस्ट्रक्शन के अंदर इंस्ट्रक्शन नहीं लिखेंगे बल्कि इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे। एस एस कर देते हैं। चला के देखते हैं। तो लोड हो रहा है, चलने वाला है। तो इसने क्या किया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वेदर निकाल के दे दिया है। और कैसे निकाल के दिया, कैसे इसको वेदर का पता चले? इसको वेदर की इन्फॉर्मेशन कहाँ से? वेबसाइट टूल की मदद से इसके पास वेदर की इंफॉर्मेशन इसने निकाली सर्च करके, और सारी डिटेल्स एक अच्छे फॉर्मेट के अंदर हमें वापस कर दी। अगर हमें देखना हो स्टेप बाय स्टेप कि एलएलएम ने क्या काम किया, तो कहाँ से देख सकते हैं? ट्रेसिंग के अंदर से देख सकते हैं। अब यहाँ पे ओपन देखिए, एजेंट्स एसडीके के साथ अगर मैं ओपन एआई का एलएलएम यूज करता हूँ तो देखिए कितने एडवांटेजेस हैं। एक तो वेब सर्च में बहुत ही आसान कर दिया। अच्छा ये पेड होगा, ऐसा नहीं आप अनलिमिटेड फ्री में कर रहे हैं, इसकी प्राइसिंग आप देख लेगा। कोई भी आप यूज करें पेड ही होगा वेब सर्च का कोई भी। तो फिलहाल तो हमारे पास ये कुछ डायरेक्ट फ्री आपको मिलता है, फिर उसके बाद पेड होगा। तो मेरे ख्याल से 1000 की फीस फ्री होगी, देख लेगा फिर। अच्छा मुझे देखना है ये चला कैसे, तो मैं कहाँ जाऊँगा? ट्रेसेस के अंदर जाऊँगा। ट्रेसेस के अंदर जाने के बाद यहाँ पे अभी जो मैंने चलाया है कौन सा वाला 1037 एक वाला, तो इसको मैं क्या कर दूंगा, इसको खोल के देखूंगा। हमारे एजेंट का नाम मैंने क्या रखा था? असिस्टेंट। नाम जो भी रखेंगे वो यहाँ शो होगा। कितने सेकंड में चला? तकरीबन 7 सेकंड इसने लगाए हैं। 7 सेकंड क्यों लगाए हैं उसको देख लेते हैं। हमारा असिस्टेंट कॉल हुआ, इस पर मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ पे क्या हुआ, हमने क्या इंक्लूड किया, देखिए राइट साइड पे सब आता है। मैंने इस पर क्लिक किया, जब मैंने इस पर क्लिक किया तो मेरे पास सारी इंफॉर्मेशन आ रही है कि कितना टाइम लगा, तकरीबन 7 सेकंड लगे। ठीक है, ठीक है, कितने टोकन लगे ये हुआ 66 कि हमारे पास कितने, ये जो पूरी रिक्वेस्ट हुई है इसके अंदर 660 टोकन लगे। मतलब आपकी कैलकुलेशन भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर आपके पास डिफरेंट मॉडल्स है ना, हेड ऑफ वगैरह यूज किया है पिछली क्लास में, डिफरेंट अगर आपके पास एजेंट्स हैं तो सबके टोकन अलग अलग शो होंगे। ऐसा नहीं कि ये 660 सबके लिए यूज है, ये तो सिंपल सी एग्जांपल है। तो इसके अंदर 660 टोकन यूज हो रहे हैं, और यहाँ पे एक्स्ट्रा चीजें आपके पास आ रही हैं जो कि हमने पास करी थी। हमने इसको टूल्स के अंदर क्या पास किया था, वेब सर्च। यहाँ पे हम कौन सा मॉडल यूज कर रहे हैं, इसने डिफॉल्ट के अंदर GPT-4 को यूज किया है, जो कि अभी लेटेस्ट 2024 का लेटेस्ट शो है, उन्होंने ये वाला यूज किया। तो अगर आपको 4 को मिनी करना है तो वो भी बहुत आसान है, मॉडल के अंदर आपने जाके चेंज करना है। ठीक है, और क्या चीज है, ठीक है, नीचे आते हैं। अब हमारी रिक्वेस्ट को इसने कैसे हैंडल किया देखते हैं। सिस्टम इंस्ट्रक्शन हमारे फॉर्म के साथ जाते हैं, तो यहाँ पे देखिए सिस्टम इंस्ट्रक्शन इसे मिल गई है कि हेल्पफुल असिस्टेंट भी हमें यहाँ पे नजर आ रहा है। फिर हमारे पास यूजर ने क्या इनपुट दिया, ये व्हाट इज द वेदर इन न्यूयॉर्क, यूजर का इनपुट आ गया। आउटपुट के अंदर इसने क्या किया यहाँ पे बताओ, आउटपुट के अंदर इसने क्या किया बता रहे हैं यहाँ पे कि भाई इसे सर्च द वेब, वेबसाइट में सर्च किया, स्क्रॉल किया, वेबसाइट से रिलेटेड जो भी डेटा इसे मिला उसने किसको दे दिया, असिस्टेंट को दे दिया। असिस्टेंट ने क्या किया, उस डेटा को लिया और जो है एक अच्छा सा फॉर्मेट बनाया, उसको एक्सपेंड कर रहा है, उस डेटा को लिया और एक अच्छा सा फॉर्मेट बना के उस डेटा को आपको एक अच्छी सूरत में रिटर्न किया। तो इस तरह से हमारा एलएलएम चल रहा है। ट्रेसेस का ये फायदा है कि आप देख सकते हैं कि आपका एलएलएम
कितने टोकन्स यूज कर रहा है, कैसे उसका बिहेवियर है, वो सारी चीजें हम देख सकते हैं ट्रेसेस के। देखते हैं शायद पता चल जाए इस रिसोर्स से डेटा लेकर आया है या ट्रेसेस के अंदर तो नहीं है। अच्छा, डिबगिंग मोड में भी हम इसको और डिटेल में देख सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, वहां से जाके डिबगिंग मोड भी ऑन करके सिंपली नेक्स्ट सेल के अंदर चला देते हैं। तो कॉपी पेस्ट, और डिबगिंग मोड हमने लास्ट टाइम देखा था कि मैं उसके डॉक्यूमेंटेशन पे जाते हैं, एचडीके कॉन्फ़िगरेशन लेफ्ट साइड में मेन्यू भी लिखा होगा, कॉन्फ़िगरेशन कुछ लिखा होगा एचडीके, ये कॉन्फ़िगरेशन का एचडीके। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं, डिबगिंग मोड आपके पास होगा, ट्रेसिंग के बाद होगा, इसके बाद होगा ये डिबगिंग मोड, ये आपके पास होगा। ये कहाँ से मिला, दोबारा से देखते हैं, कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िगरिंग एचडीके, ये मैंने सर्च किया तो लेफ्ट साइड पे आपको मिल जाएगा। और इसके अंदर जाके आपको लास्ट क्लास में भी लोग पूछ रहे थे कि ये दो लाइनें कहाँ से मिलेंगी, ये यहाँ से मिल जाएंगी आपको डॉक्यूमेंटेशन से। तो ये दो लाइनें मैंने ली हुई है, जिससे क्या होगा हमारे पास डिबगिंग मोड ऑन हो जाएगा। इसको मैं लिखता हूँ, यहाँ लिखना। अच्छा, एक और चीज़ करिएगा हम रनर के अंदर जब हम गए, रनर के अंदर दो चीज़ें हम देते हैं, एक तो एजेंट का नाम, दूसरा होता है प्रॉम्प्ट। ये एजेंट का नाम अगर कीवर्ड आर्गुमेंट के साथ हम डालें तो स्टार्टिंग एजेंट इज इक्वल टू, ताकि आपको पता हो कि जिससे स्टार्ट किया जाता है ये उस एजेंट का नाम होता है। और दूसरा वाला आपके पास होता है इनपुट, तो दूसरा पैरामीटर जो हम डालते हैं वो आपके पास होता है इनपुट इज इक्वल टू। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें हमें पता होना चाहिए कि इनपुट और स्टार्टिंग एजेंट, ये दो पैरामीटर में हम पास करते हैं। अच्छा, सारी चीज़ें वही जैसे हमने एक हिसाब से कीवर्ड पैरामीटर के साथ में पोजिशनल आर्गुमेंट दे देते हैं, अब कीवर्ड आर्गुमेंट के साथ पास अब कोड चला के देखते हैं। अब देखिए इसमें कैसे क्या है। तो यहाँ पर भी हमारे पास स्टेप बाय स्टेप बता रहा है कि हमने क्या क्या चीजें करी। ये क्या है, यूजर का प्रॉम्प्ट, यूजर के प्रॉम्प्ट के साथ क्या क्या चीजें जाती हैं, जो भी आपके टूल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो भी जाएगी। उसके बाद हमारे पास सिस्टम प्रॉम्प्ट भी जाएगा, व्हाट इज द वेदर, ये फिर से कोई चीज आ रही है, एलएलएम रिस्पांस, यहाँ पे डिबगिंग मोड का बता रहा है। नीचे आते हैं, स्टेप बाय स्टेप कैसे चला है, ये रहा। तो एलएलएम रिस्पांस के अंदर भी वो बता रहा है कि इसने क्या किया, टूल कॉल किया वेब सर्च का, वेब सर्च कॉल करा इसने। उसके बाद यहाँ पे क्या किया, वेब सर्च की सूरत में जो भी रिजल्ट आया, ये वाला रिजल्ट किसको मिलता है, ये जो वेब सर्च की सूरत में ये जो रिजल्ट आया है ये किसको मिलता है, ये एलएलएम को मिलता है। लेकिन ये एक अच्छे फॉर्मेट में नहीं है, तो एलएलएम ने क्या किया, इस डेटा को लिया और उस डेटा को देते हुए आपके पास क्या किए, अच्छे फॉर्मेट के अंदर आपको रिटर्न कर दिया क्या, डेटा जो भी आपका करंट वेदर से रिलेटेड चीजें वो आपके पास आ गई। तो इसमें भी अगेन हमारे पास ये तो नहीं बता रहा कि कहाँ से वो डेटा लेकर आया, रिसोर्सेज का कहाँ से वेदर की इंफॉर्मेशन आया, लेकिन जो आपके पास टॉप पे रिजल्ट होगा उसी से लेकर आया होगा। लेकिन जो है बता रहा है कि भाई वेब सर्च से ही लेकर आया है। मैं सोच थोड़ी देर पकड़ी के साथ वेब सर्च अवेलेबल नहीं, क्योंकि वेब सर्च का जो टूल है वो डिप्लॉयड होगा यहाँ पे ओपन एआई के साथ। तो जब भी आप इसको डालेंगे तो आपसे ओपन एआई की मांगेगा उसको। ये टूल अगर जितना के साथ इंटीग्रेट करने की कोशिश करें तो एपीआई फीस लाजमी मांगे। तो फिर ये तरीका हो सकता है टूल ओपन एआई का इस्तेमाल हो, मॉडल जो है वो जितना है, तो आपकी वही कॉन्फ़िगरेशन होगी, लेकिन ओपन एआई की फीस भी आपको पास करना पड़ेगी, जिसके अंदर
ओपन एआई के स्टूडेंट की यूज के लिए वो अपने इंग्लिश को संभाल करेगा। अच्छा, तो हमने यहाँ पे देखिए बहुत आसान काम किया। हमने अपना सिंपल एक एजेंट बनाया, एजेंट के लिए सिस्टम प्रॉम्प्ट दिया, उसके बाद उसका नाम दिया, और फिर तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो थी वो थी आपके पास टूल की लिस्ट। तो टूल की लिस्ट पहले हम अपने कस्टम फंक्शन बनाते थे, उसको हमने वेब सर्च टूल से रिप्लेस कर दिया कि कोई भी इंफॉर्मेशन, करंट वेदर, करंट न्यूज, वो सारी चीजें इसने लिया है। अच्छा, अब अगर मैं देखिए कॉम्प्लेक्स क्वेरी अगर करता हूँ, मैंने पूछा व्हाट इज द वेदर इन कराची, और करंट कॉमा डाल के कॉमा सेपरेटेड करंट न्यूज पाकिस्तान एंड इंडिया। यहाँ वाला पानी खाना है यार, ये मैं खराब हो गया। ओके, अब दो चीजें मैंने सर्च करनी हो कहा है, तो अब ये 1 2 में जाता है, 2 2 में जाता है। इसी तरह तीसरी चीज भी कुछ पूछते हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड। सोने का बंदोबस्त किया है। इसलिए तो घर में भी नहीं आता यार। ठीक है, तो तीन चीजें हमें पूछनी। अब ये एजेंट किस तरह काम करेगा, कितनी दफा तो स्कूल को कॉल करेगा, अब वो सारी चीजें पता चलेगी। तो इसको चलाते हैं। अब टाइम कम लेगा ज्यादा लेगा, पहले 7 सेकंड के अंदर हुआ, अब अंदाजा कितने सेकंड होंगे, फिर टाइम निकाल लेट्स सी कितने सेकंड होंगे। आंसर ये चल चुका है, और डिबगिंग मोड में चेक करना चाहे डिबगिंग मोड में चेक करें, तो उसको अप करना पड़ेगा पहले तो, ताकि बिल्कुल टॉप से डिबगिंग दिखाए। ये देखिए यहाँ से सबसे पहले यूजर फॉर्म का है, टूल स्कीमा का है, और टूल स्कीमा सिंपल क्या है, टाइप की वेबसाइट, क्योंकि इसकी सारी की सारी वहाँ पे मौजूद है, तो वो स्कीमा वहीं पे टॉपर होना चाहिए। रिमूव कर दिया, अच्छी बात है, ना तो फॉर्म से कैसे लेते हैं टॉपर के, तो इन्होंने टॉपर यहाँ से रिमूव करके वहाँ डिस्क्रिप्शन मॉडल ऑलरेडी दी, ठीक है, यानी आपका मॉडल ऑलरेडी ट्रेन हुआ स्कूल के बाद, उन्होंने उसकी ट्रेनिंग की, तो जब उन्होंने ट्रेनिंग करेंगे तो इजाफी टॉपर आपको भेजने की जरूरत है, वो उस टूल के रेलेवेंट स्कीमा के ऊपर ट्रेन हुआ। अच्छा, फिर आपने क्या किया, इसलिए आप देख रहे हैं यहाँ पे आपने उसका डिटेल स्कीमा ही नहीं भेजा, मतलब भेजना पड़ा अगर वो ट्रेन नहीं होता, ठीक है। फिर नेक्स्ट जब आपका नाम वहाँ पे जाएगा तो उस मॉडल को पूरा स्कीमा को ट्रेन मॉडल जानता है, ChatGPT-4 Pro। फिर क्या हुआ, स्ट्रीमिंग वगैरह में फॉल्स के लिए कोई रिक्वायर्ड टूल नहीं किया, डिबगिंग मोड के अंदर सेम वही चीज एक दफा रिपीट करता है, यूजर फॉर्म स्कीमा, फिर दोबारा नीचे आते हैं, फर्स्ट इटरेशन आपके पास पहली दफा एलएलएम रिस्पांस देता है। एलएलएम ने क्या किया, कंप्लीट आपके वेब सर्च कॉल्स, अब वेब सर्च कॉल्स के अंदर पहला एलएलएम फंक्शन चलाया जिसके अंदर आपके पास आंसर आ रहा है एज ऑफ संडे मई 2025, और उससे रेलेवेंट कराची का वेदर इसमें बताना। अच्छा, नेक्स्ट वन थोड़ा सा नीचे है, ये कराची का वेदर है। फिर उसके बाद एलएलएम ने दोबारा रिस्पांस किया, यानी एक दफा और फंक्शन कॉल किया, और उसके अंदर आप देखें एज ऑफ मई 2025, और इसमें क्या बता रहा है, फिर दोबारा वेदर कराची का। चलो और देखते हैं, फिर दोबारा हम देखते हैं, दोबारा फंक्शन कॉल हुआ और इसके अंदर फिर वेदर। अब क्या है, वेदर दो दफा, अच्छा चलो ठीक है, वेदर ही जाने दें, तो डिबगिंग मोड में 2-3 दफा वो दिखा देता है। अच्छा, उसका आंसर हमने जनरेट कर दिया, बाकी इंडिया पाकिस्तान के बारे में भी लिया है, इस पर उनका कॉल किया, मुझे लगा उसी वेब सर्च टूल के अंदर ना कराची के आगे जो हम कह रहे थे एज ऑफ 2024, उस सारी इसको राइट करके चेक करते हैं, मैं पकड़ूं? इसको राइट करके कराची अगर पाकिस्तान वर्सेस इंडिया से रेलेवेंट और पीएसएल से रेलेवेंट डिटेल लास्ट में होना चाहिए। तो सबसे पहले हमने पहले पूछ लिया, तो पहले
वेदर की एपीआई कॉल को कॉल कर लेते हैं। तो हमने कुछ प्रॉम्प्ट में चेंजेस करते हैं ताकि जो है ये पाकिस्तान इंडिया के लिए भी इंफॉर्मेशन निकाल के दे। अच्छा इन्फॉर्मेशन आई थी लास्ट फाइनल आंसर में देखें कि पाकिस्तान इंडिया से रिलेटेड फाइनल आंसर में आए देखें या नहीं आए आए पीएसएल से रिलेटेड क्या है तीनों इंफॉर्मेशन का। इसका मतलब है वेब सर्च जब टूल हुआ तो उसने वन गो में ही सारी सर्चिंग करके उसका जो रिजल्ट हो रहा है तो अब जो वेब का जो रिस्पांस है टूल कॉलिंग का रिस्पांस ऊपर थोड़ा सा स्क्रॉल अप करते हैं और टूल कॉलिंग का ये रिस्पांस जो है ये देखिए रिस्पांस आया ना ये इसको हम थोड़ा सा स्क्रॉल पाकिस्तान ये देखिए पाकिस्तान से रिलेटेड दे दी इंफॉर्मेशन और इसको राइट करते जाते हैं फिर पीएसएल से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन देगा लास्ट। अच्छा तो इन्होंने इसको ऑप्टिमाइज कर दिया। ऑप्टिमाइज का मतलब क्या है कि वन गो में ही सारी सर्चिंग होगी जितने आपने क्वेरी दिए उन सारी क्वेरी का रिस्पांस इस वेब सर्च टूल ने किया और फाइनल आपको आंसर बना के दिया। वरना हम अगर टेबली या दूसरे टूल इस्तेमाल करते तो हो सकता है कि वन गो में जाता पहले का आंसर आता सेकंड गो में जाता दूसरे का आंसर आता थर्ड गो में जाता तीसरे का आंसर आता फिर तीनों को कंबाइन करते क्योंकि इसकी डिटेल से हर चीज उन्होंने ऑप्टिमाइज किए तो तीनों चारों सवाल जब ये गए तो वेब सर्च टूल ने वो सारी सर्चिंग करके उन सब का आंसर कॉन्केटिनेट करके आपको फाइनल जो आपके पास तीनों का आंसर है वो रिटर्न तो इन्होंने और ज्यादा ऑप्टिमाइज कर दिया। टिपिकली जो है आपके पास या इसके अलावा आपके पास गूगल भी या हो सकता है गूगल सर्च आपके पास है तो आप भी या गूगल सर्च की जो एपीआई सर्च इंजन की वो लगा कर वेब सर्च करके उसके स्कीमा के साथ तो आप वहाँ नोट करिए कंपैरिजन करिए वहाँ पे वो 3 स्टेप के अंदर करता है 3 गो में जाके वो प्रोसेस करता है क्वेरी नंबर 1 रिस्पांस क्वेरी नंबर 2 रिस्पांस क्वेरी नंबर 3 रिस्पांस और इसको आप कंपैरिजन तो इन्होंने बहुत ऑप्टिमाइज वे में ठीक है तो ये